हजारों सालों से एक भारत को एक नक्शे में लाने की कोशिश की गई, जिसमें केवल भूगोल ही नहीं इतिहास भी था। समाज है, मनुष्य है, इंसानियत, इन सभी को जोड़कर एक नक्शा बनाया जिसे हम आज भारत यानी हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं। अंबेडकर जी अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि भारत ने अपनी पाई हुई स्वाधीनता पहले खोई ही नहीं, वरन अपने ही कुछ भारतवासियों की कृतज्ञता, मूर्खता और स्वाधीन स्वार्थ के कारण उसे हर समय किसी न किसी तरीके से खोते रहे। जैसे संविधान ने जनता पर, जनता द्वारा, जनता के लिए सरकार का सिद्धांत दिया, यदि हम उसका रक्षण चाहते हैं तो हमें एक संकल्प करना होगा। उच्च न्यायालय में 33% और जिला न्यायालय में, हाई कोर्ट में 33%, हाई कोर्ट में 33% और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 21% न्यायाधीशों की कमी है। पॉलिटिकल पावर ही इतना है, पॉलिटिकल पावर ने मीडिया को दबाया हुआ है भाई। अगर मीडिया वाले उनकी चापलूसी नहीं करेंगे, उनकी चमचागिरी नहीं करेंगे, भाई जी एक बात बोलो, लिटरली बता रहा हूँ, टीवी मीडिया मत देखा करो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। टीवी जो गंद संद आता है वो मत देखा करो। इन सब बातों में हम एक दूसरे को तो एक बोल रहे हैं, लेकिन तीसरा जो व्यक्ति है वो हमारी भाषा नहीं बोलता, वो हमारी जाति का नहीं है, वो हमारे धर्म का नहीं है, उसकी खाल का रंग हमारे जैसा नहीं है, हाँ, वो हमारे समुदाय का नहीं है, वो हमारी जगह से बिलोंग नहीं करता। क्या करो? उसको काटो। यही तो है फर्जी राष्ट्रवाद। रिपोर्ट करो, कमेंट करो, चैनल को जो भी करना है करो यार, जस्ट डोंट केयर। मुझे नहीं पता था मेरी औकात इतनी है। मैं एक 65-70 किलो का आदमी, मैं 167-68 सेंटीमीटर हाइट का आदमी है, मैं एक आम सा नागरिक भाई, कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है, मेरी कोई इतनी तगड़ी पावर नहीं है। मुझे नहीं पता था कि मेरी हैसियत, मेरी औकात इतनी है कि मेरी बात वहाँ तक पहुँच जाएगी, वहाँ तक पहुँच जाएगी। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम भाई सारे ने, क्या हालचाल? सब ठीक ठाक, आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। भी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे, मैं तुम्हारी मुश्किलों का मुकम्मल समाधान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। भारत का संविधान माने द Constitution of India. The Constitution as India's identity. द कॉन्स्टिट्यूशन एज इंडियाज आइडेंटिटी। भारतीय संविधान की किताब में एक हजारों सालों से बिखरे मोतियों को एक पिरोकर एक नया भारत बनाने का जो सफर चला, उसका हर्फ दर हर्फ, शब्द दर शब्द भारत के संविधान की किताब में दर्ज है। नवंबर 26, 1949 को हिंदुस्तान ने अपना एक नया मुकद्दर लिखा था और यह निश्चय किया था कि इस मुल्क के हर वासिंदे को हम बराबरी, न्याय और मानवीय मूल्यों पर एक नया भारत हम बनाएंगे, जिसमें सब प्यार मोहब्बत से रहेंगे। 26 नवंबर 1949 को भारत को एक प्रारूप समिति के द्वारा एक संविधान सौंपा गया, जिसको 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। ठीक है, जिसको हम भारत के संविधान को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। कब? 26 जनवरी 1950 को। और प्रारूप समिति ने ये तैयार किया था 26 नवंबर 1949, जिस पर भीमराव अंबेडकर जी ने कुछ भाषण दिया था। उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। संविधान लागू करते समय प्रत्येक भारतवासी को यह आश्वासन दिलाया गया था कि पुराने समय पे जो भी गलतियां हुई उनसे हम सबक लेंगे। संविधान लागू होने से पहले भारत न जाने कितनी जातियों में बटा हुआ था। इंडिया स्ट्रगल फॉर यूनिटी। इंडिया स्ट्रगल फॉर यूनिटी। हर तरह के धर्म के लोग भारत में एक साथ रहते थे, हजारों सालों से लड़ते चले, रहते चले आ रहे थे। अनेकों बार हिंदुस्तान को बांटने के प्रयास किए गए, लेकिन साथ ही साथ उसको जोड़ने के आंदोलन भी अनवरत चलते रहे। भारत देश को जब जब बांटने की कोशिश की गई, तब हर कोने पे कोई ना कोई उसे जोड़ने के लिए खड़ा हुआ। उन सभी ने भारत को जोड़ते हुए एक ऐसी तस्वीर बनाने की कोशिश की जिसके जहन में इंसाफ था, इंसानियत थी, प्यार मोहब्बत थी। कभी गौतम बुद्धा जी, कभी महावीर जैन, कभी मखली पुत्र गोशाल का आजीवक, कभी कोई सिद्धनाथ तो कभी इस तमिल के संत आलवार।
उत्तर भारत में कभी कोई कबीर साहिब जी हुए तो कभी गुरु रविदास जी, कभी कोई गुरु नानक देव जी हुए तो कभी कोई गुरु गोरखनाथ जी, कभी कोई गुरु घासीदास, कोई बाबा बुल्ले शाह तो कोई बाबा फरीद। दक्षिण में कोई गुरु नारायण आए। 11वीं शताब्दी में किसी बसवन्ना ने उसे अपने चरखों के रंगों से रंगा। कभी 18वीं सदी के किसी अयंकालीन ने उसे सहारा दिया तो किसी पेरियार जी, किसी ईवी रामास्वामी ने उसे अपने से सहारा दिया। मध्य भारत महाराष्ट्र में कोई गाडगे पैदा हुआ तो कोई छत्रपति साहू जी महाराज। कभी किसी ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले ने भारत को कलम पकड़ा दी। मेरा लास्ट अभी पहले के लेक्चर का एक इंसिडेंट याद होगा भाई जी। भीमराव अंबेडकर जी साफ साफ कहते हैं कि पैर में चप्पल हो या ना हो, हाथ में कलम किताब होनी बहुत जरूरी। भीमराव अंबेडकर जी की हर कोई सी भी मूर्त देख लेना, हर मूर्त में उनके पास में किताब हो। संदेश देना चाहते हैं कि हर बंदे के पास में पैर में चप्पल हो या ना हो, लेकिन हाथ में कलम और किताब कॉपी होना बहुत जरूरी है। कभी उत्तर भारत में कोई वीर भगत सिंह जी हुए तो कोई सुखदेव राजगुरु, कोई अशफाकुल्लाह खां हुए तो किसी भीमराव अंबेडकर जी ने भारत का संविधान बना दिया। हजारों सालों से एक भारत को एक नक्शे में लाने की कोशिश की गई, जिसमें केवल भूगोल ही नहीं इतिहास भी था। समाज है, मनुष्य है, इंसानियत, इन सभी को जोड़कर एक नक्शा बनाया जिसे हम आज भारत यानी हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं। यूं ही नहीं बन गया 2 साल 11 महीने 18 दिन में। कितने? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन में बन के तैयार हुआ भारत का संविधान। बहस मुबाहिसों से हजारों सालों के संघर्ष को एक किताब में रचा गया, जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं। मेकिंग ऑफ द इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, process and contributors। मेकिंग ऑफ द इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसेस एंड कंट्रीब्यूशन, जिसमें शुरुआत में 395 आर्टिकल्स थे। कितने थे? 395 आर्टिकल्स थे, लेकिन उन कुछ संशोधन करने के बाद कितने कर दिए? 448 कर दिए गए। कुछ संशोधन करने के बाद शुरुआत में कितने थे? 395। शुरुआत में कुछ 22 भाग थे, 22 पार्ट्स थे, और प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? 25। और शुरुआत में अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 12 कर दी गई हैं कुछ संशोधन करने के बाद। इन्हीं अलग अलग अनुसूचियों में राज्य और संघ शासित प्रदेशों की सूची, विभिन्न पदों के वेतन, शपथ के प्रारूप, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन की सूची, कुछ अधिनियम और विनिमय विनियमों की सूची, भाषाओं की सूची, पंचायत और नगर पालिकाओं का प्रावधान, ये सब किसमें है? इन्हीं अनुसूचियों में है, जो कि शुरुआत में 12 थी, लेकिन कुछ समय पश्चात कितनी कर दी गई संशोधन के बाद? 12। शुरुआत में 8 थी, सॉरी। भारतीय संविधान की पुस्तक संख्या 8, खंड 10 से 12 और पेज नंबर 4-118 के बीच भीमराव अंबेडकर जी अपने भाषण में कुछ कहते हैं। वे कहते हैं कि जो श्रेय मुझे दिया जा रहा है भारतीय संविधान के उपहार में, मैं वास्तव में उसका केवल मैं उसका अधिकारी नहीं हूँ। उस श्रेय के समान अधिकारी श्री BN राव जी भी हैं, जो इस संविधान के संवैधानिक परामर्शदाता हैं, जिन्होंने मसौदा समिति के विचारार्थ समाधान का एक मोटे रूप में मसौदा बनाया। कुछ श्रेय मसौदा समिति के सदस्यों को भी मिलना चाहिए। समझ आ रहा है? भीमराव अंबेडकर जी अपना श्रेय बांटने की कोशिश कर रहे हैं सभी कर्मचारियों में। ध्यान से सुनो। तो वास्तव में क्या हुआ था? जो प्रारूप समिति थी, जब संविधान का बनाने का टाइम चल रहा था प्रारूप समिति के द्वारा, उस समय पे जो समिति के कुछ लोग तो राम प्यारे हो गए, कुछ लोग चल बसे और कुछ लोग विदेश चले गए, कुछ लोगों ने अपने काम कोई अन्य काम में व्यस्त हो गए, ठीक है। और नई रिक्तियों पे जो भर्तियां थी वो भर्तियां नहीं की गई। तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भीमराव अंबेडकर जी का ही है संविधान बनाने में, इसीलिए उनको सबसे ज़्यादा श्रेय दिया जाता है। लेकिन वो फिर भी उस श्रेय को बांटने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं भाई, मैं वास्तव में इसका अधिकारी नहीं हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ। बस समझ आई है भाई। और आज के समय पे क्या होता है भाई जी, जंग लड़ी जिसने लड़ी, एक भाई साहब वो अपने सेना की ड्रेस पहन के खड़े हो जाते हैं। हाँ जी, मैं था सबसे आगे, मैंने सबसे ज़्यादा ये मारे, मैंने सबसे ज़्यादा दुश्मन मारे हैं, मैं ही नेवल फोर्स में था, मैं ही थल सेना में था, मैं ही एयरफोर्स में था। हाँ, हर जगह बोर्ड्स लगवा दो अपने, हर जगह अपने बड़े बड़े पोस्टर लगवा दो वर्दी पहन के।
हाँ, और जब जब कुछ सवाल जवाब करने की बात आती है तब सेना पे जिम्मेदारी डाल दो हैं। और यहाँ पे देखो भीमराव अम्बेडकर जी पे कुछ हैं भी उनके लेवल में। भीमराव अम्बेडकर जी 32 डिग्रियां और अपना श्रेय बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ये होती है इंसानियत। और यहाँ क्या हो रहा है भाई, फर्क देख लो दोनों पलड़ों में कितना फर्क है। भीमराव अम्बेडकर जी आगे कहते हैं कि सबसे अत्यधिक श्रेय एस एन मुखर्जी को है, जो मसौदा समिति के लेखक थे एस एन मुखर्जी, जिन्होंने बहुत ही जटिल प्रस्तावनाओं को एक आसान शब्दों में रखा भारत के संविधान में। एस एन मुखर्जी। अम्बेडकर जी आगे कहते हैं यदि एस एन मुखर्जी की सहायता न मिलती तो इस संविधान को भारत को सौंपने के लिए यानी कि इसको बनाने के लिए कई वर्ष और लग जाते, जिसमें 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हैं। अगर एस एन मुखर्जी न होते तो इसको और अधिक कितने वर्ष लग जाते न जाने। ये श्रेय दे रहे हैं एस एन मुखर्जी को भीमराव अम्बेडकर जी। आगे कहते हैं कि श्री एस एन मुखर्जी के जो टीम वर्कर थे, उनके जो साथ में कार्य करने वाले कर्मचारी थे, यानी कि लो से लो पोस्ट वाले को भी श्रेय बांट रहे हैं भीमराव अम्बेडकर जी। समझ आ रहा है? लेवल देख लो। यहाँ आज 2025 में क्या हो रहा है कि कौन मेहनत कर रहा है, कौन जंग लड़ रहा है, कौन जीत रहा है, कौन दुश्मन मार रहा है, और उसका श्रेय कौन ले रहा है, कौन रैली कर रहा है, हैवी कॉस्टली रैलियां कौन कर रहा है। और जो वहाँ पर जंग में जिन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी लगाई, उन्हीं के परिवारजनों को पहले उनको ट्रोल करवा दिया, फिर उन्हीं के परिवारजनों को बुला दिया, भाई जी तुम मेरे ऊपर फूल फेंको। अरे आप जो आपके नेता जी उनकी जो बेइज्जती कर रहे हैं, आतंकवादियों की बहन बता रहे हैं, उन पर तो आप कोई कार्रवाई नहीं कर सके, और उन्हीं मैम के सोफिया कुरैशी के मैम परिवारजनों को बुला रहे हैं आपकी रैली में मेरे ऊपर फूल फेंकने आओ। अम्बेडकर जी कहते हैं कि उन सभी कर्मचारियों ने आधी रात के बाद तक भी जागकर काम किया। उन सभी के श्रम और परिश्रम का मैं आभारी हूँ, उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं। हमारे संविधान यानी भारतीय संविधान के शुरुआत में ही, प्रस्तावना में, प्रियम्बल में ही एक शब्द है फ्रेटर्निटी। हाँ जी, हमारी तो राष्ट्रीयता का आधार ही बंधुत्व है, कंपेनियनशिप। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमिसेस The Constitution promises equality, justice and fraternity। भाई जी, हमारी तो राष्ट्रीयता का आधार ही बंधुत्व है, फ्रेटर्निटी, भाईचारा, भाईगिरी नहीं, वो दादागिरी वाली भाईगिरी नहीं, भाईचारा, प्यार मोहब्बत से रहेंगे, फ्रेटर्निटी, कंपेनियनशिप। तरह तरह की जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहबों के नाम पर जो भारत देश हमारा बढ़ने की दिशा में जा रहा है, भाई जी उसे हमें खत्म करना होगा और एक ऐसा भारत बनाना होगा जिसमें सभी धर्मों के, सभी जाति के लोगों को, पेड़ पौधे, जंगल, प्राणी, पक्षी, पशुओं को, नदियों को, पहाड़ों को, सबको एक समान माना जाए। सिर्फ एक उसूल होना चाहिए, मोहब्बत, इंसानियत, फ्रेटर्निटी। हजारों सालों से नायिकाओं ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने जो भारत को जोड़े रखने के लिए, बनाए रखने के लिए प्रयास किए, उसे हमें बरकरार रखना पड़ेगा। ये संविधान हमें भारत के प्रत्येक कोने पर खड़े, अंतिम पायदान पर खड़े हर व्यक्ति तक लेके जाना है, उसे ताकतवर बनाना है, उसे गरिमापूर्ण जीवन देना है। भारत के संविधान के शुरुआत में ही भीमराव अम्बेडकर जी कह गए एक बात, क्या? न्याय, जस्टिस। क्या? जस्टिस, दिस इज जस्टिस। इसी के साथ साथ भीमराव अम्बेडकर जी कुछ चेतावनियां भी दे के चले गए भाई जी उसी समय पे, समझ रहे हो? हिस्टोरिकल थ्रेड्स, हिस्टोरिकल थ्रेट्स टू इंडियाज यूनिटी एंड फ्रीडम। अंबेडकर जी अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि भारत ने अपनी पाई हुई स्वाधीनता पहले खोई ही नहीं, वरन अपने ही कुछ भारतवासियों की कृतज्ञता, मूर्खता और स्वाधीन स्वार्थ के कारण
उसे हर समय किसी न किसी तरीके से खोते रहे। मोहम्मद बिन कासिम का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारत पर आक्रमण किया तो राजा दाहिर, जो सिंध पर राजा दाहिर का शासन चल रहा था, उसी के सेनापति ने भाई जी घूस ले ली मोहम्मद बिन कासिम से। हालांकि ये बात अलग है, कोई मजबूत साक्ष्य उपलब्ध नहीं है इस चीज़ के कि हाँ वास्तव में घूस ली थी या नहीं, बट लेकिन कई हिस्टोरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक, ठीक है। तो भीमराव अम्बेडकर जी उदाहरण दे रहे हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के समय भी तो राजा दाहिर के सेनापति ने घूस ली थी और उसको मोहम्मद बिन कासिम को निमंत्रण दिया था कि भाई हाँ तू आजा अटैक करने यहाँ पे। बात है 712 की। उमैयद खिलाफत के खलीफा के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण करता है। कितने साल का भाई जी? 17 साल का। उस समय सिंध पर शासन चल रहा था राजा दाहिर का। सिंध कौन सा इलाका? अभी वर्तमान का अफगानिस्तान, पंजाब, लाहौरी और पाकिस्तान वाला एरिया, वहाँ पर सिंध राजा दाहिर का शासन चल रहा था और उन्हीं का सेनापति था एक। आगे कहते हैं कि वह जयचंद था जिसने मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करने और भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया। हालांकि इस बात को भी हिस्टोरिकल आरसी मजूमदार रिजेक्ट करते हैं कि ना ही इसके भी मजबूत साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, बट लेकिन मैं साथ में बताता भी जा रहा हूँ क्योंकि मजबूत साक्ष्य नहीं है। लेकिन भीमराव अम्बेडकर जी उसका उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि भाई जी जब मोहम्मद गोरी ने आक्रमण करा तभी भी तो जयचंद ने उसको निमंत्रण दिया था कि पृथ्वीराज चौहान के साथ में युद्ध कर। बात समझ आ रही है? यानी कि अपने ही बगावत, आस्तीन का सांप सुना है? आस्तीन का सांप यानी कि अपने ही बगावत करते हैं। दोस्त दोस्त ना रहा। आगे कहते हैं एक और एक उदाहरण देते हुए कि जब महावीर शिवाजी हिंदुओं की मुक्ति के लिए युद्ध कर रहे थे तो कुछ अन्य मराठा सरदार और कुछ राजपूत शासक हाजी मुगलों के पक्ष में थे। मिर्जा राजा जय सिंह और उदयभान सिंह की बात कर रहे हैं भीमराव अम्बेडकर जी यहाँ पे। आगे कहते हैं कि जब अंग्रेजों और सिखों के बीच में युद्ध चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, तो सिखों का सेनापति गुलाब सिंह भाई जी उसने सिख सेना का साथ ही नहीं दिया, यानी कि चापलूसी कर रहा था अंग्रेजों की। हाँ कुछ समय के लिए उसको शासक बनाया, बट लेकिन वो एक पपेट की तरह काम नहीं कर रहा होगा उनका, तो उसको लात मार दी। आगे एक और उदाहरण देते हुए कहते हैं कि 1857 की क्रांति के समय जब रानी लक्ष्मीबाई का संघर्ष चल रहा था तो उस समय कुछ सिख शासक अंग्रेजों की चापलूसी कर रहे थे। पटियाला, नाभा, जिंद, कपूरथला के सिख शासकों की बात कर रहे हैं भीमराव अम्बेडकर जी यहाँ पे। हालांकि भारत के इतिहास में सिखों का बहुत योगदान रहा भाई जी भारत को बचाने के लिए। इतिहास पढ़ो जरा। बट लेकिन कुछ गधे हर जगह होते हैं ना, तो कुछ थे उनमें भी ऐसे जो बगावत कर रहे थे, जो अंग्रेजों की चापलूसी कर रहे थे, जिनको ऐसा लगता था कि नहीं भाई जी अंग्रेज भारी पड़ जाएंगे, अंग्रेज जब गद्दी बैठेगा तो मुझे भी कहीं ना कहीं चपरासी रख ही लेगा। वो स्वार्थ के कारण, कृतज्ञता के कारण, वही सब भीमराव अम्बेडकर जी सोचते हुए ये भाषण में बोल रहे हैं ये बातें। भीमराव अम्बेडकर जी ये चेतावनी देना चाहते हैं, क्या इस बीते इतिहास की पुनरावृत्ति फिर से नहीं हो सकती? ये चिंता उनको सताती रहती थी। जाति और मतांतर के रूप में हम अपने प्राचीन दुश्मनों के साथ विरोधी राजनीतिक आधार पर हम कई राजनीतिक पक्ष बनाते चले जा रहे हैं। भारत की स्वाधीनता का क्या परिणाम होगा? क्या वह अपनी स्वाधीनता की रक्षा कर सकेगा या फिर वह पाई हुई स्वाधीनता खो देगा? भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं कि भाई ये बात नहीं है कि भारत पहले स्वाधीन ना रहा हो, लेकिन वो चेतावनी दे रहे हैं, चिंता कर रहे हैं कि पहले भी तो पाई हुई स्वाधीनता इतनी बार खो चुका है, क्या वो इसको आगे रक्षा कर पाएगा या फिर से खो देगा उसे? यही वह विचार है जिस पर मैं भविष्य के प्रति चिंतित हूँ। मैं माने भीमराव अम्बेडकर जी चिंतित हैं उस विचार से जो कि आज हो रहा है। जाति धर्म के नाम पर लोग मतांतर माने डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट ओपिनियन, उनको देश से सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। मतलब मेरा ये मानना है, मेरी ये आस्था है, मेरा ये धर्म है, मेरी ये जाति है, मेरा ये मजहब है, उसको देश से ऊपर मानते हैं। भारत देश से ऊपर एक और चीज मानते हैं। और ये भीमराव अम्बेडकर जी 1949 में अपने भाषण में बता चुके थे। भाई जी ऐसे ही नहीं 32 डिग्री पे बैठ के चले गए वो। 65,000 किताबें पढ़ चुके थे। 65,000। भाई थोड़ा सा इतिहास पढ़ो ना भीमराव अम्बेडकर जी का, मैं हर बार बोलता हूँ। भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं कि मैं इस बात को नहीं मानता, लेकिन फिर भी यह सत्य है कि भारत के लोग,
यानी कि 1949 में भीमराव अम्बेडकर जी कह रहे हैं भारत के लोग मतांतर को देश से सर्वश्रेष्ठ मानेंगे, और अगर भारतवासी ऐसा करते हैं मतांतर को देश से सर्वश्रेष्ठ मानेंगे तो संभवतः निश्चित है कि भारत की स्वाधीनता खोती चली जाती रहेगी। इस संकट से हमें भारत को बचाना होगा, हम सबको मिलकर दृढ़ होकर इसकी रक्षा करनी होगी। अपने खून की अंतिम बूंदों से अपनी स्वाधीनता की रक्षा करने के लिए हमें दृढ़ प्रतिज्ञ होना होगा। भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत एक स्वतंत्र देश होगा। इसका एक अर्थ ये भी कहना चाहते हैं भीमराव अम्बेडकर जी कि 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने के बाद भारत में एक जनता के लिए जनता द्वारा जनता की सरकार होगी। दोबारा सुनो, क्या बोलते हैं? जनता द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार होगी। जनता द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार होगी। भारत देश की सरकार होगी, जनता की सरकार होगी, किसी पर्टिकुलर बंदे के नाम की सरनेम की सरकार नहीं होगी। जनता की सरकार होगी, आम आदमी की सरकार होगी, जिसके पास वोटर आईडी कार्ड है उसकी सरकार होगी। मेरी सरकार, आपकी सरकार, हमारी सरकार, जनता के लिए जनता द्वारा जनता की सरकार होगी। ये भीमराव अम्बेडकर जी कह चुके थे, और वो इस विचार से चिंतित हैं कि कुछ लोग अपने समुदाय में, ग्रुप में भटके, जातियों में भटके अब किसको कैसी सरकार बना गए, इससे वो चिंतित हैं कि वो लोकतंत्र का क्या होगा। फिर अम्बेडकर जी उस संकट से बचने के लिए कुछ बातें बताते हैं। कहते हैं कि हम अपने सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संवैधानिक रीतियों को दृढ़तापूर्वक अपनाएं। यानी भीमराव अम्बेडकर जी कहना चाहते हैं कि अपनी मांग, सरकार से अपनी मांग मनवाने का भी एक संवैधानिक रास्ता ढूंढना चाहिए, यानी कि होता है, और वही अपनाना चाहिए जो कि अभी रिसेंटली क्या हुआ था, किसान आंदोलन बहुत जीता जाता एग्जाम्पल है उस चीज का। नो फार्मर नो फूड, किसान एकता जिंदाबाद। जी वो संवैधानिक अधिकार था उनका, लेकिन उनको रोकने के लिए सरकार ने कितने तार बाड़, रोड गड्ढे खोद दिए, बड़े बड़े डिवाइडर खड़े कर दिए, बड़े बड़े ये कर दिया। उनको रोकने के लिए कितना पूरी पुलिस प्रशासन भाई जी सब ऐसे ही लग गए वहां पे कि भाई जैसे मान लो पता नहीं कौन से आतंकवादी हो। हाँ, सतर्क हो जा दिल्ली आगे नहीं जट। और लेकिन पहलगाम में क्या हो रहा है? पहलगाम में भाई जी एक भी सिक्योरिटी नहीं है। आपके पास किसानों को रोकने के लिए जो संवैधानिक अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, दिल्ली में वहां पे जाने का, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने का, उस रास्ते को आप ब्लॉक कर रहे हो। हाँ, गड्ढे खोद रहे हो, जेसीबी से रोडों में गड्ढे खोद रहे हो, कहीं पुलिस से लाठी चार्ज करवा रहे हो। लेकिन पहलगाम में जो आतंकवादी टेररिस्ट अटैक कर रहे हैं वहां पे आपके पास में सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ भारत के आम लोगों को, किसान जो भाई जी खाना खिला रहा है, आप भी तो वही खाना खा रहे हो भाई जी। जिस प्रशासन ने वहाँ किसानों को रोकने के लिए अपनी टीम भेजी, जिस सरकार ने टीम भेजी, वो क्या कुछ और थोड़ी खा रहा है? वो भी तो वही अनाज, गेहूं, चावल, रोटी, दाल जो भी होता है वो सभी तो खा रहा है। कहाँ से आ रहा है वो? ये अपने घर में तो उगा नहीं रखा है, किसान के पास से आ रहा है वो। और उसी किसान को रोकने के लिए भाई जी रोड में गड्ढे खोद दो, ये कर दो, वो कर दो, और बैरियर लगा दो, बड़े बड़े पुलिस की गाड़ियाँ लगा दो। हाँ, ये कर दो, वो कर दो। पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हो रहा है उसके लिए कुछ नहीं है, वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ जो पर्यटन आ रहे हैं उनकी जान दांव पे लगा के वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ उसकी कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी? इसी से दोगलापन पता चल जाता है कि कहाँ आपको सिक्योरिटी लगानी चाहिए, लेकिन आप लगा कहाँ रहे हो। यानी कि जो ठेकेदारों के फायदे के जो कानून थे वो लागू होने चाहिए, चाहे किसानों की मन की हो या ना हो। और जीता जाता एग्जाम्पल है कि भाई जी अगर आम जनता सरकार के किसी फैसले से संतुष्ट नहीं है, ये उनको वो नहीं मानना चाहती है, तो अपनी बात मनवाने का भी एक संवैधानिक तरीका होना चाहिए। भीमराव अम्बेडकर जी 1949 में अपने भाषण में ये बात कह के चले गए। कि भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं किसी भी महान व्यक्ति को, यानी कोई भी किसी कुर्सी पर बैठा है, कोई भाषण दे रहा है, उसको ध्यानपूर्वक सुने, उसकी इज्जत करें, उसको समझें, उसके शब्दों को। लेकिन एक चेतावनी दे रहे हैं कि उसके चरणों में अपनी स्वतंत्रता को चढ़ा ना दें, माने उसको इतना सर पे ना चढ़ा लें कि वो आप पे हावी हो जाए। ये चेतावनी पहले ही दे के चले गए भाई जी। सुनो, समझो, पढ़ो उसको। भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं कि उस व्यक्ति को सुनो, लेकिन उसको वो शक्तियां ना दो जिन शक्तियों का उपयोग करके वह आप ही की संस्था, यानी कि आपके जो मौलिक अधिकार हैं, वह उन्हीं को मिटाने की प्रयास करने लगे। उनको इतनी शक्तियां ना दो, इतना सर पे ना चढ़ाओ उसको। हाँ, इज्जत करो, उसको सुनो, समझो, अगर बात सही लगती है तो मानो, नहीं मानने लायक बात है, नहीं सही लगती है तो प्रोटेस्ट करो।
संवैधानिक तरीके से। जॉर्ज मिल के अनुसार किसी महान व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ होना कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस कृतज्ञता की भी सीमा होनी चाहिए। राजनीति में भक्ति तथा वीर पूजा अंततः एक तानाशाही का एक निश्चित मार्ग है। ये वो पॉइंट है जो इसी कारण से मैं ये भाषण आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ भीमराव अम्बेडकर जी का। माने आप किसी को इतनी शक्तियां ना सौंप दो कि वो आप ही के मौलिक अधिकारों को मिटा दे और ये तानाशाही की ओर न ले जाए उस भारत को। आप किसी को इतनी शक्तियां ना दो। आगे भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं कि हमें केवल राजनीतिक और लोकतंत्र से ही संतुष्ट नहीं हो जाना है। 26 जनवरी 1950 के बाद हम एक विरोधी भावनाओं से परिपूर्ण जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। राजनीतिक जीवन में हम असमता का व्यवहार करेंगे और सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमता का। राजनीति में हम एक व्यक्ति के लिए एक मत और एक मत का एक ही मूल्य के सिद्धांत को अपनाएंगे। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में अपनी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के कारण एक व्यक्ति का एक ही मूल्य के सिद्धांत का हम खंडन करते रहेंगे और वो खंडन कुछ ज्यादा ही नहीं होता जा रहा है। भीमराव अम्बेडकर जी आगे कहते हैं कि यह इसमें कोई दोहराई नहीं है कि स्वाधीनता एक हर्ष का विषय है, लेकिन इसी स्वाधीनता के साथ में हमें यह भी पता होना चाहिए कि इस स्वाधीनता के साथ हमारे ऊपर बहुत से उत्तरदायित्व आ रहे हैं। स्वाधीनता के बाद अगर कोई इशू बनता है, कोई दिक्कत आती है, तो हमारे पास अंग्रेजों पर अपनी गलतियां अंग्रेजों पर थोपने का कोई बहाना भी नहीं होगा। अगर इसके बाद भी कोई त्रुटि होती है, कोई असामाजिकता फैलती है, तो हम सिवाय अपने और किसी को दोष नहीं दे सकते। समय बहुत तीव्र गति से बदलता जा रहा है। जनता यानी कि हमारे आसपास के लोग जिस पे बहुत ही नई विचारधाराओं से प्रभावित हो रहे हैं, वो जनता के लिए सरकार बनाने के लिए तैयार हैं और इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जनता द्वारा सरकार हो या ना हो। जिस संविधान ने जनता द्वारा जनता के लिए सरकार का सिद्धांत दिया, यदि हम उसका रक्षण चाहते हैं तो हमें एक संकल्प करना होगा कि जो भी बुराइयां हमारे मार्ग में अभी हैं, यानी कि हमारे सामने अभी हैं या फिर इन फ्यूचर आती रहेंगी, तो उन सभी बुराइयों को दूर करने में हमें तनिक भी दौर्बल्य नहीं दिखाना चाहिए। दौर्बल्य माने दुर्बलता, माने कमजोरी, यानी कि कमजोरी नहीं दिखानी है उन बुराइयों को दूर करने में, उन बुराइयों को मिटाने में। यानी जाति धर्म भेदभाव और जात पात ऊंच नीच मजहब समुदाय इन तरह को हमें एक तरफ रखना है, इन सभी को। लेकिन एक नेशनलिटी राष्ट्रीयता को, देश को सबसे ऊपर मानना है। जय हिंद को सबसे ऊपर मानना है, भारत देश को सबसे ऊपर मानना है। देश की सेवा करने का, देश के संविधान की रक्षा करने का, स्वतंत्रता की रक्षा करने का, स्वाधीनता की रक्षा करने का यही एक मार्ग है। इससे अच्छे मार्ग से मैं परिचित नहीं हूँ, यानी भीमराव अम्बेडकर जी परिचित नहीं हैं। और इतना कहते हुए अपने भाषण में उन्होंने 26 नवंबर 1949 को भारत को संविधान सौंप दिया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की शंकाएं, उनकी उम्मीदें, उनके जितने भी उनकी चिंताएं थी, वो सब आप पर, मुझ पर और हम सब पर निर्भर करती हैं। यह संविधान है तो हम हैं, ये संविधान नहीं रहेगा तो न जाने कौन कहाँ, मैं कहाँ, आप कहाँ, कौन कहाँ रहेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के परिश्रम, कठिन परिश्रम, भाई कितना परिश्रम किया इस संविधान को बनाने के लिए उन्होंने, वो डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पे अपने भाषण में। और इस संविधान को बचाने के लिए, इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी, आपकी, जो सुन रहे हो आपकी और आपके जितने भी जानने वाले हैं उन तक ये बात पहुँचनी चाहिए। हम सब की जिम्मेदारी है कि भारत के संविधान की रक्षा हम करें, एक साथ मिलकर करें। इस संविधान का नियमावत पालन करना ही हमारा वास्तविक धर्म है। लेकिन यहाँ किस धर्म की बातें होती हैं वो सब आप जानते हैं, आपके सामने है। ये धर्म अपने को ऊपर नहीं बता रहा है, ये धर्म सबको एक कटघरे में खड़े करने की बात कर रहा है। लेकिन वहाँ बाहर जो शोर दिखाया जाता है, बाहर जिस धर्म की बात होती है, वो अहंकार है, वो स्वार्थ है। वो केवल अपने को बड़ा बताता है, दूसरे को बोलता है नीचे, यानी कि किसी न किसी तरीके इनडायरेक्टली दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। जो बाहर शोर चलता है कि धर्म धर्म धर्म, वास्तविक धर्म ये है जो हर पेड़ पौधे, नदी पर्वत और हर मनुष्य को, इंसान को, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, हर सभी को, कोई नेता नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, सभी को एक कटघरे में खड़ा होना है। ये है वास्तविक धर्म। सभी को बराबर अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। पता है भारत के CJI कौन बने हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पता करो। और अगर ये संविधान ना होता तो वो न जाने कहाँ आज अपने पीछे झाड़ू बांध के, ऐसा होता था भाई जी। पहले मूवियाँ देखो, पुरानी मूवी देखो, फुले मूवी देखो, एक बहुत पहले की मूवी थी शूद्र मूवी देखना। शूद्र मूवी में क्या होता था भाई जी, यहाँ पे गड़ा टकाया जाता था, पीछे झाड़ू बांधा जाता था।
ये था जातिवाद, वर्ण व्यवस्था। यहाँ से वो पैदा हो गए, यहाँ से वो पैदा हो गए, यहाँ से वो पैदा हो गए, और इनका काम ये है, उनका काम ये है, उनका काम ये है। ये चलता था बहुत पहले के समय पे, जब ज्योतिराव फुले के समय पे। वो फुले मूवी उसी से इंस्पायर्ड है, गुलामगिरी से इंस्पायर्ड है। लेकिन अभी के समय पे भारतीय संविधान के सामने कितनी चुनौतियां हैं, कितने चैलेंजेस हैं। करंट चैलेंजेस द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के प्रत्येक नागरिक को भाई जी इस बात की जांच करनी चाहिए, इस बात का मूल्यांकन करना चाहिए कि जो भीमराव अंबेडकर जी उस समय जो उनकी चिंताएं थी, उनकी उम्मीदें थी, क्या उनकी उम्मीदों पर भारत का संविधान आज खरा उतर रहा है? जो उन्होंने भारत को संविधान सौंपते समय अपनी उम्मीदें बताई थी और अपनी चिंताएं बताई थी, क्या वो चिंताएं आज हो रही हैं? क्या हो रहा है आज के समय पे? जो वो बोल के गए वही आज हो रहा है। हमने भारत के आखिरी कोने तक, आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को कितना ताकतवर बनाया इस संविधान के देखे। ये संविधान के द्वारा जात, मजहब और तरह तरह के धर्म के नाम पे जो गहरी खाइयां बनी हुई थी लोगों के बीच में, उन गहरी खाइयों को भरकर हमने एक नया भारत बनाया। कैसा नया भारत बनाया? देश के सत्ता, संसाधन और हिस्सेदारी में क्या बराबर का मौका दे दिया क्या हमने सभी को? इस देश के आदिवासी, पसमानदा, गरीब, किसान, महिलाएं, मजदूर, पिछड़े, गरीब, गांव कस्बे में रह रहे व्यक्ति को हमने कितना ताकतवर बनाया। आज़ाद भारत के इस अमृत काल में अब खुद से ये जरा निरीक्षण करो। हमने हर एक गांव कस्बे में रह रहे, छोटे से छोटी जगह पर रह रहे आम बंदे को हमने कितना ताकतवर बना दिया। इस बात का निरीक्षण, मूल्यांकन आप करो जरा अपने आसपास। ऐसा भारत हमारे पुरखे भीमराव अंबेडकर जी, ज्योतिराव फुले, महात्मा गांधी जी बनाना चाहते थे। क्या भारत देश उसी दिशा में जा रहा है? जिस दिशा में भारत को ले जाया जा रहा है, जो डर दिखाया जा रहा है, क्या समाजवादी आंदोलनों का जो उनके प्रयास थे वो पूरे हो रहे हैं? जिन समाजवादी आंदोलनों में ये कहा गया था कि न 100 से कम न 1000 से ज्यादा समाजवाद का यही तकाजा, मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी। दो बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत और रोटी। जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं। जन समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं। वास्तव में तो भारत में कुछ और ही चल रहा है। मजहब धर्म के नाम पर दंगों का माहौल, जात धर्म के नाम पर गैर बराबरी और छुआछूत। चंद मुट्ठी भर लोग आज भी देश चला रहे हैं भाई जी, और बाकी लोगों को ले दिया क्या है? 5 किलो अनाज और ईवीएम की मुबारकबाद। आज़ादी के 75-76 साल बाद तक भी भारत का संविधान उस आम व्यक्ति को, उस आम आदमी को कितनी ताकत दे पाया, जो आज किसी फर्जी मुकदमे के नाम पर जेल में है। कभी छात्र बनकर जेल में है तो कभी प्रोफेसर बनकर। किसी पत्रकार को नौकरी से निकाला तो कभी किसी विश्वविद्यालय में किसी विचारधारा का असर हुआ। इनइक्वालिटी इतनी बड़ी कि चंद मुट्ठी भर लोग बहुत अमीर बन गए और कुछ लोग गरीबी रेखा से नीचे जा रहे हैं भाई। कोई बहुत ज़्यादा खा के मर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा भूखा मर रहा है, कोई कुपोषण का शिकार। इंडिया की रैंक देख लेना, कुपोषण पे कितने नंबर पर, भूखमरी पे कितने नंबर, हंगर इंडेक्स देख लेना इंडिया का कहाँ है। और कोई 5-7 लोगों के पास भारत की पूरी संपत्ति पहुँच रखी है, और उन्हीं की शादियों में लोग तालियां बजाने लग जाते हैं जा के। अबे तुम्हारे ही पैसों से, तुम्हें ही भूखा मार के, तुम्हारे ही आसपास के लोगों का हक मार के वो अपने सितारे चमका रहे हैं। वहाँ हर एक सेलिब्रिटी पहुंच रखा है, हर एक नेताजी पहुंच रखे हैं। बस कोई आपसे ऐसे हाथ से आपके डायरेक्टली नहीं छीन रहा है, इनडायरेक्टली। जैसे इनडायरेक्टली अभी मेरी ज़िंदगी के, आपकी ज़िंदगी के 5-7 साल कम हो रहे हैं ये ऑक्सीजन को लेने में और CO2 को छोड़ने में। जो कि ये जो ऑक्सीजन ली जा रही है ये स्वच्छ नहीं है, ये इनडायरेक्टली है। और ये किसने किया? ये जो बाहर इतने वाहन चल रहे हैं, इतना कार्बन एमिशन हो रहा है, जितना प्राइवेट जेट चल रहे हैं, जितने अमीर लोग, सबसे ज़्यादा अमीर लोग, जितनी कार चल रही है, जितनी बसें चल रही हैं, जितने चल रहे हैं प्राइवेट जेट चल रहे हैं। और आम आदमी कौन है? आम आदमी के पास साइकिल है और कार्बन एमिशन कर रहे हैं वो, ठीक है। और उसका भुगतान किसको करना है? इसको, आम आदमी को, जिसके पास साइकिल है। इसकी तबीयत खराब होगी, ये हॉस्पिटल में जाएगा। कहाँ जाएगा? सरकारी हॉस्पिटल में। वहाँ इलाज कैसा होगा भाई? जिसने प्रदूषण करा, जिसने पॉल्यूशन करा, जिसने कार्बन एमिशन करा, वो तो अपना इलाज बढ़िया से महंगे हॉस्पिटल में करवा लेगा जब तक उसके पास पैसा है। और ये भी हो सकता है अगर मास्क जैसा हुआ तो वो मास्क पे जाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन ये आम आदमी जो उसके कुकर्मों की सज़ा यहाँ पे भुगतेगा, उसका क्या होगा?
यह दाग दाग उजाला, यह सब गाजीदा शहर, इंतजार था जिसका मुझे, यह वह शहर तो नहीं, यह वह शहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार, कि मिल जाएगी कहीं न कहीं फलक दस्त राहों के आखिर में मंजिल, कहीं तो होगा सब्र दस्त मौज का साहिल, कहीं तो जाके रुकेगा सफीने गम दिल जवां, लहू की पर अशरार शाह राहों से चले जो यार, तो दामन पर कितने हाथ पड़े दस्त ए हुस्न की बसब्र पर, अब गाहों से तरसती रही बाहें बदन बुलाते रहे। सुबह आज़ादी कविता की अहमद फाज की लाइनें आज के भारत में, आज के जो मेरे नज़र में जो भारत है, आज के इस भारत पे बिल्कुल फिट बैठती हैं। आप भी जरा फिट करके देखो। मैं आशा करता हूँ आप भीमराव अंबेडकर जी की चिंताओं का, उनकी उम्मीदों का पर भारत कितना खरा उतरा, ये बात का आप मूल्यांकन करेंगे। और भारत के संविधान की किताब, एक छोटी कॉपी, या फिर बड़ा वाला तो भाई उसके तो 6-7 बुक्स हैं, वो तो बहुत बड़ी है, ठीक है, वो तो नहीं संभलेगी, लेकिन एक छोटी कॉपी आप ले सकते हो इंग्लिश वर्जन में, हिंदी वर्जन में, कैसे भी कहीं गूगल पे देख लीजिए, ऑनलाइन अमेजोन पे मिल जाएगी, या फिर ऑनलाइन भाई हमारी लोकेलिटी में तो है नहीं भाई किसी भी स्टोर पे, मुझे पता है, ठीक है। तो ये भारत का संविधान ज़रूर होना चाहिए भाई जी, प्रत्येक घर में प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, और कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, भारत का संविधान जरूर पढ़ लो, कृपा करके पढ़ लो। ये हक है आपका, ये हक है, साडा हक ऐथे रख। एक बात बोलूं, वास्तव में भारत का संविधान खतरे में है। थ्रेड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टुडे। भारत का संविधान केवल एक चुनाव में 400 सीट पाकर उसे बदलने के खतरे में नहीं है, बल्कि डे बाय डे भारत का संविधान इनडायरेक्टली इंटरनली कमजोर करा जा रहा है। कभी लेटरल एंट्री, कभी एनएफएस, तो कभी कानून का दुरुपयोग, जनता से वोट डालने तक की भी सुविधाओं और अधिकारों का हनन किया जा रहा है, वह भी लोकतांत्रिक संस्थाओं का उपयोग करके ही संविधान को खतरे में डाला जा रहा है। संविधान को इंटरनली इनडायरेक्टली कमजोर किया जा रहा है। संविधान वहां से खतरे में है। अपने देहरादून में भी संविधान बचाओ यात्रा चल रही है, पूरे भारत में संविधान बचाओ के इतने नारे लग रहे हैं, उनको जरा एब्जॉर्व करो, उनको जरा सुनो, उनको पढ़ो। संविधान बचाओ की यात्रा क्यों चल रही है, कहाँ से संविधान को खतरा है, और कौन है जो संविधान को खतरे में डाल रहे हैं, कौन संविधान को इनडायरेक्टली इंटरनली कमजोर कर रहे हैं, और किस तरीकों से कर रहे हैं और किस चीज़ का डर का माहौल बनाकर कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को थोड़ा देखो, एब्जॉर्व करो, समझो, और उसका रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारे जो भीमराव अंबेडकर जी ने इतने प्रयास किए हैं संविधान बनाने के लिए, भाई जी उनको जरा समझो। ये 2 कौड़ी के भाई जी, इन्होंने अपना नाम इंग्लिश में ठीक ना लिखना नहीं आता होगा ठीक से, ये संविधान बदलने की बात कर रहे हैं भाई जी। 32 डिग्री 65,000 बुक्स पढ़ के भीमराव अंबेडकर जी एक संविधान बना रहे हैं, और ये अपना नाम नहीं लिखना आता, हाँ, ये संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। कुछ हैं उनके आगे, कुछ हैं उनके लेवल में, यहाँ मैं तो यहाँ रखूँगा भीमराव अंबेडकर जी के लेवल में इनको, जो संविधान बदलने की बातें करते हैं। भरी संसद में बोलते हैं कि तुमने ये करा तो ये क्या कहाँ पहुँचे, अगर तुम वो करते तो हम तुम्हें कहाँ पहुँचाते। भाई जी इसमें तो देशद्रोह का मुकदमा लग जाना चाहिए था, हाँ, क्यों नहीं लगा। भरी संसद में बोल रहे हैं भाई जी। टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी की गई इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 को देखो जरा, क्या इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025, इसको ये इंडिया जस्टिस की रिपोर्ट आपको गूगल पे भी मिल जा सकती है। आप गूगल पे सर्च कर लीजिए इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025। बाहर जो शोर दिखाया जाता है ना कि ये खतरे में है, वो खतरे में है, वहाँ से भारत का भविष्य नहीं बनेगा, युवाओं का, मेरा, आपका, आपके भाई बहनों का, छोटे भाई बहनों का भविष्य नहीं बनेगा। ये इंडिया जस्टिस की रिपोर्ट हर एक आम आदमी का भविष्य बनाएगी भारत का भविष्य बनाएगी। ये इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 आपको एक मजबूत नागरिक बनाएगी, आपको एक जागरूक नागरिक बनाएगी, ताकि आप अपनी सरकारों से सवाल पूछ सकें, उनके सामने खड़े होकर अपने हक के बारे में बात कर सकें। आज के भारतवासी को, आज के नागरिक को न्याय सहज और सुलभ, सुविधाजनक ढंग से मिल पा रहा है। न्याय व्यवस्था में असफलता को पूर्ण रूप से स्पष्ट करती है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025। इस इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार मात्र 10 लाख जनसंख्या पर कितने 15 न्यायाधीश हैं, केवल 15 न्यायाधीश हैं 10 लाख जनसंख्या पर, और होने चाहिए 50। होने कितने चाहिए? 50। वैसे तो मेरे हिसाब से तो 90-100 के आसपास होने चाहिए, लेकिन ये है कितने 50 नहीं है, कितने 15 और होने 50 होने चाहिए। 50 का प्रावधान है विधि आयोग के द्वारा, लेकिन
वैसे भी 90-100 के आसपास होने चाहिए, उससे भी कम 15 किए गए हैं, 15 किए गए हैं और 50 का प्रावधान है। वो 50 भी न्यायाधीश पूरे नहीं हो रहे हैं 10 लाख जनसंख्या पर। उच्च न्यायालय में 33% और जिला न्यायालय में, हाई कोर्ट में 33%, हाई कोर्ट में 33% और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 21% न्यायाधीशों की कमी है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 21% और हाई कोर्ट में 33% न्यायाधीशों की कमी है। अगर मैं पुलिस जनसंख्या की मैं बात करूं तो 1 लाख जनसंख्या पर 115 सिपाही हैं। 1 लाख जनसंख्या पर 115 सिपाही हैं और होने चाहिए 198। होने कितने चाहिए? 198 होने चाहिए, है कितने? 115 1 लाख पर। ये पुलिस अनुपात है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान भारत में। तो कैसे मिलेगा न्याय, कैसे रुकेंगे अपराध? और पुलिस सिपाहियों पर जो एक्स्ट्रा वर्कलोड है, इस स्टाफ की शॉर्टेज के कारण जो एक्स्ट्रा वर्कलोड है, उससे उनकी हालत कैसी होगी ओवर वर्कलोड से, उसकी बात कौन करेगा? उन पुलिस वालों के लिए बात कौन करेगा भाई जी? उनके हक के लिए भाई जी, वो एक सरकारी पद पर हैं, वो एक नौकरी पर हैं, वो अपना घर चला रहे हैं। वो हमारी तरह यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर ट्वीट नहीं कर सकते, वो नहीं बोल सकते, वो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। तो उनकी आवाज़ कौन सुनेगा? तो क्या उनको जितनी दिक्कतें हैं पुलिस प्रशासन में, तो उनकी हक में बात करना क्या कोई मुद्दा नहीं है? क्या हमारे द्वारा कोई बात नहीं की जानी चाहिए? क्या उन पर कि मीडिया के द्वारा कोई बात नहीं की जानी चाहिए? इस इंडिया जस्टिस 2025 की रिपोर्ट पर कौन सा मीडिया, कौन सा चैनल बात कर रहा है? अगर हिंदू मुस्लिम मंदी मस्जिद से बाहर आए तो इस रिपोर्ट पे बात करें ना वो, कि हाँ जी भाई, आपने हाई कोर्ट में 33% न्यायाधीश क्यों नहीं लाए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 21% न्यायाधीश क्यों नहीं लाए, और 1 लाख पर 115 पुलिस अधिकारी क्यों हैं, 198 क्यों नहीं हुए, और 10 लाख पे 15 न्यायाधीश ही क्यों हैं? आपने 50 न्यायाधीश पूरे क्यों नहीं किए? ये कौन पूछेगा? ये पूछना चाहिए भारतीय मेन स्ट्रीम मीडिया को। लेकिन हम पूछ कौन रहा है? ये हम पूछ रहे हैं यहाँ पे, छोटे छोटे बंदे। वहाँ क्या चल रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया में? ले, इसने ये बोल दिया, इसने वहाँ पे झंडा फाड़ दिया, इसने ये कर दिया, इसने हिंदू में ये कर दिया, इसने मुस्लिमों के साथ ये कर दिया, और ये इसने ये कर दिया। भाई जी, वो एक सरकारी पद पर हैं, वो आवाज़ नहीं उठा सकते। उनको ऊपर से आदेश आने पर एक फर्जी एनकाउंटर भी करना होगा, ऊपर से आदेश आने पर किसी वास्तविक गुनहगार को छोड़ना भी होगा। इस इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की जेलों में कितने 76% कैदी विचाराधीन हैं, जिन पर मुकदमा अभी साबित नहीं हुआ लेकिन वो जेल काट रहे हैं। विचाराधीन है क्यों? क्योंकि न्यायाधीशों की शॉर्टेज है। अब ऐसा भी नहीं है कि ये 76 के 76 मीन्स ये कहना चाहते हैं कि 100 में से 76 लोग ऐसे हैं जिनका गुनाह साबित नहीं हुआ, और ऐसा भी नहीं है कि ये 76 के 76 गुनहगार हैं 100 में से, और ऐसा भी नहीं है कि ये 76 के 76 बेगुनाह हैं। यानी कि 76% कैदी ऐसे हैं जिन पर अभी कोई भी कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया, बस उनको फिर वैसे भी जेलों में डाला जा रहा है। और अगर दिल्ली की बात करें तो ये 76 का आंकड़ा 90 पहुंच जाता है। 90 का माने ये नहीं कि 90 के 90 बेगुनाह हैं और उनको जेल में डाला हुआ है, और इसका मतलब ये भी नहीं कि 90 के 90 गुनहगार हैं उनको जेल में डाला हुआ है। लेकिन जब तक कोर्ट का कोई फाइनल डिसीजन नहीं होता, फाइनल डिसीजन कौन करेगा? वही कोर्ट में जब स्टाफ होगा तभी तो करेगा। न्यायाधीश कितने हैं? 15 न्यायाधीश कितने हैं? 15। पुलिस प्रशासन में कितने हैं अधिकारी? 115 198 होने चाहिए। हाँ, 21% आपके किसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कमी पड़ रही है और हाई कोर्ट में 33% कमी है। तो कौन फैसले करेगा? कौन तारीख? वो है ना, तारीख पे तारीख जज साहब। ये इसलिए होती है वो तारीख, इसलिए होती है वो तारीख। न्यायाधीशों की कमी के कारण होती है वो तारीख। ये क्या क्या करेंगे? ये पुलिस प्रशासन क्या क्या करेगा? भाई जी, स्टाफ की शॉर्टेज समझते हो। एक जगह पर 10 बंदों का काम है, लेकिन वहाँ पर 5 या 4 लोग काम कर रहे हैं, तो वो 10 लोग जितने दिन में काम निपटा रहे थे, क्या वो 4 लोग इतने दिन में निपटा देंगे? नहीं ना, इसलिए वो तारीख लगती है। थानों में पर्याप्त पुलिस नहीं है और कोर्ट में पर्याप्त न्यायाधीश नहीं है, जिसके कारण लाखों करोड़ों मामले लंबित हैं। भाई कैसे होगा न्याय? कैसे चलेगा? कैसे होगी कार्यवाही? कैसे होगा इंसाफ? क्या पता कोई उस तारीख के चलते चलते ही अपना जीवन पूरा बिता दे और चल बसे। ना केस फाइनल हुआ, वो बंदा ही फाइनल हो गया। एक और बात बोलूं, ये जो 76% कैदी, 90% कैदी दिल्ली में जो विचाराधीन हैं, इनमें जरा ये भी गणना हो जानी चाहिए कि इसमें से कौन
कितने शूद्र, कितने दलित, कितने पिछड़े वर्ग से आते हैं और कितने एक अशिक्षित वर्ग से आते हैं, कितने किसान हैं, कितने मजदूर हैं, कितने गरीब वर्ग से आते हैं। इस बात की भी गणना हो जाए तो पता चल जाएगा कि मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि 80-90% इस क्षेत्र में जो विचाराधीन कैदी हैं उसमें से 80-90% एक गांव कस्बे से अशिक्षित वर्ग से आते होंगे, जिन पर अभी मुकदमा साबित नहीं हुआ, लेकिन वो केस भी अच्छे से नहीं लड़ पा रहे होंगे। भारत के पुलिस बल में 28% भी हैं। भारत के पुलिस बल में 1 लाख जनसंख्या पर 222 अधिकारी होने चाहिए, 222 अधिकारी, लेकिन हैं कितने? 120 अधिकारी, और होने चाहिए 222 1 लाख जनसंख्या पर। $120 ठीक तो है, मैंने 833 बंदों पर एक पुलिस बल, एक कर्मचारी काम कर रहा है। 833 बंदों की जिम्मेदारी एक पुलिस वाले को सौंपी गई है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी थी 451-52 के आसपास आएगा। 833 की जिम्मेदारी एक बल पर दी गई है, लेकिन इसकी एफिशिएंसी थी 452-55, देखना कितना आएगा, जो भी आएगा इसकी एफिशिएंसी इतनी थी इस 222 के अनुसार। 222 को अगर 1 लाख में हम डिवाइड करेंगे तो ये 445 के समथिंग आना चाहिए, ठीक है। इतने की जिम्मेदारी थी इस एक बंदे की, लेकिन उसको करीब 2 गुना वर्कलोड दी थी। भाई जी, एक बंदे के पास में 50 किलो वजन उठाने की क्षमता है, आप उसके सर पे 1 क्विंटल वजन रख रहे हो, तो कैसे वो काम करेगा, कैसे वो संभालेगा? एक पुलिस अधिकारी कैसे संभालेगा इतना वर्कलोड, ओवर वर्कलोड कैसे संभालेगा पुलिस अधिकारी? कैसे वो न्याय दिला देगा, कैसे वो अपराध रोक देगा, कैसे वो गुनाह रोक देगा आम जनता के? और भारत की जेलों की मैं बात करूं, भारत की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी हैं। भारत की जेलों में 131% कैदी हो रहे हैं, यानी कि जहां पे 100 लोग होने चाहिए वहां पे 31 लोग ज्यादा हो रहे हैं। भारत की जेलों में 100 लोगों की, मान लो एक बस में 100 सीटें हैं, लेकिन उसमें 131 लोग भरे हुए हैं। अब वो 31 लोग कहाँ एक दूसरे की गोद में बैठेंगे क्या? कर्मचारी वर्ग की मैं बात करूं तो अधिकारी पद पर 28% और रक्षक कर्मी 44% की कमी है, और 43% चिकित्सा कर्मियों की कमी है। जेलों में इतनी बद से बदतर है वहां परिस्थिति, इस पर कोई मीडिया चर्चा क्यों नहीं कर रही है? अगर मैं महिलाओं की बात करूं, वुमेन एम्पावरमेंट में, तो मैं भाई अब सभी को पता होगा, मेरे हर लेक्चर में वुमेन एम्पावरमेंट को एक अलग ही फोकस में लिया जाता है। वुमेन एम्पावरमेंट की मैं अगर बात करूं तो इस जेलों में केवल 8% आधिकारिक पद पर महिलाएं कार्यरत हैं। 8% केवल महिलाएं हैं यहाँ पर। माने 100 में से केवल 8 महिला अधिकारी हैं। कहाँ कैसे वुमेन एम्पावरमेंट में क्या करोगे आप? केवल 8 ही महिलाएं कैसे पहुंची वहां तक? 50-50 क्यों नहीं हुआ? एटलीस्ट 45-40% तो हो। विधिक सहायता पर प्रति व्यक्ति व्यय केवल 6 रुपए है, जबकि न्यायपालिका पर कुल व्यय 182 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है। कोई भी राज्य अपने बजट का 1% से ज्यादा अपनी न्यायपालिका पर आवंटित नहीं करता। पिछले 5 सालों में पैरालीगल वॉलंटियर्स पर कितना 38% की कमी आई है। 38% कम हुए हैं पिछले 5 सालों में, यानी कि 1 लाख पर केवल 3 PLV हैं, पैरालीगल वॉलंटियर्स। पैरालीगल वॉलंटियर्स क्या होते हैं कि जो जहाँ तक कानून नहीं पहुँच पाता, जानना, ऐसा तो कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन हाथ की बात नहीं हो रही है, संविधान की बात हो रही है, नियम कानून की बात हो रही है कि आपके हक क्या क्या हैं। तो पैरालीगल वॉलंटियर्स जो होते हैं PLV, ये जो PLV होते हैं, ये PLV क्या करते हैं, ये बिल्कुल आम जिसको कुछ नहीं पता उन तक ये दिशा निर्देश पहुंचाते हैं कि आपके ये हक हैं, आपको अगर इस बात की कष्ट है तो आप थाने में जा सकते हो। ये थोड़ी सी जानकारी प्रदान करते हैं PLV, और उन्हीं की जनसंख्या घटा दी आपने। जो आम व्यक्ति तक पहुंच रहा था, उसको उसका हक याद दिला रहा था, आपने उन्हीं की संख्या कम कर दी। और अगर इससे इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार में एक रिपोर्ट बनाई जाए तो किस राज्य में एक न्याय देने में जो राज्य सबसे बेस्ट हैं, किस राज्य की पुलिस स्पष्ट पूर्ण रूप से न्याय दिलाने में और अपराध रोकने में सक्षम है, किस राज्य की न्यायपालिका से राज्य के बासिंदे को पूर्ण रूप से न्याय मिल पा रहा है। भाई जी, आपको ये जान के बहुत
आश्चर्यजनक होगा आपके लिए कि जहाँ पे जिस राज्यों में सबसे ज़्यादा धर्म खतरे में बताया जाता है, जिस राज्य के नेताजी अपने आप को सबसे ज़्यादा धार्मिक बोलते हैं, ज़ीरो टॉलरेंस टू करप्शन, ज़ीरो टॉलरेंस टू क्राइम, ये इस बात के नारे देते हैं और धर्म खतरे में बताते हैं, वहाँ पे सबसे बुरी हालत है न्यायपालिकाओं की, कानून की। एक कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इस लिस्ट में सबसे बढ़िया है, जो न्याय दिलाने में बहुत ऊपर है, बहुत छट से न्याय हो जाता है वहाँ पे। कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, वहाँ की न्यायपालिकाएं बहुत अच्छी हैं न्याय देने में। आम आदमी हो, कोई भी हो, न्यायपालिका तक पहुँचेगा तो उसको न्याय जल्दी से जल्दी मिल पाएगा एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। और सिक्किम को तो कैसे भूलें भाई जी, सिक्किम का तो इन्वायरमेंट सभी कुछ सिक्किम में लगभग हर तरह से सिक्किम बहुत अच्छे से डेवलप्ड है। अगर मैं इंडिया की मैं बात करूं, सिक्किम में स्वच्छ हवा है भाई जी। एक बड़ी फैक्ट्रियां, बड़ी बिल्डिंगों को विकास नहीं बोला जाता, विकास और डेवलपमेंट में फ़र्क होता है, अभी आगे डिस्कस कर लेंगे। बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तर भारत के लगभग सारे राज्यों में भाई जी इस इंडिया जस्टिस रिपोर्ट पे बहुत ज़्यादा न्यायपालिका पर बहुत ज़्यादा सुधार करने की आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा ख़राब हालत है नॉर्थ इंडिया में, पूरे स्टेट्स में न्यायपालिकाओं की। इंडिया जस्टिस की इस रिपोर्ट से हमें ये पता चल जाना चाहिए, जब भाई जी जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रियम्बल में एक जो शब्द दिया गया है न्याय, वो केवल लिखने मात्र से नहीं होगा, वो वास्तव में मिलना बहुत जरूरी है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान बनाते समय, संविधान सौंपते समय कहा था कि किसी भी देश का, नॉट फॉर पर्टिकुलर इंडिया, वो कह रहे हैं किसी भी देश का संविधान कितना भी उत्कृष्ट क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग निकम्मे हैं तो भाई जी उस देश का पतन होना तय है। संविधान अपने आप आम आदमी के घर तक न्याय नहीं पहुंचाता भाई जी, वो केवल एक रास्ता देता है, वो केवल एक विकल्प बनाता है, एक रास्ता बनाता है। काम तो उसे प्रशासनों को, सरकारों को ही करना है। अभी बीते दिनों उत्तर प्रदेश में कुछ जो पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव जी, उन्होंने कुछ एक बात कह दी थी कि पीडीए की मैं अगर सूची ये कर दूं वो कर दूं, तो उस पर पूरा प्रशासन ही लिया भाई जी। सिस्टमैटिक इनइक्वालिटीज, systematic inequalities and representations। देख लेना, रिप्रेजेंटेशन, सिस्टमैटिक इनइक्वालिटीज एंड रिप्रेजेंटेशन। असल में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के थानों में कार्यरत पीडीए में अधिकारियों की सूची जारी कर दी कि किस थाने में कितने पीडीए अधिकारी कार्यरत हैं, और भाई जी पूरा प्रशासन हिल गया। उत्तर प्रदेश के अधिकांशतः थानों में, अखिलेश यादव जी के अनुसार, उत्तर प्रदेश के अधिकांशतः थानों में ऊंचे वर्णों के लोग, समझ रहे हो, ऊंचे वर्णों के लोग ही कार्यरत हैं, और पिछड़े वर्ग तो पता नहीं कहाँ पहुंचे हुए, और मुस्लिम तो पता नहीं कहाँ गुमसुम है भाई। भारत देश को आज़ाद हुए 75-76 साल हो गए, भारत देश का संविधान लागू हुए 75-76 साल हो गए, फिर भी इतनी असमानता, इतनी अत्यधिक असमानता कैसे भाई जी, इतनी विविधता कैसे? इस देश के विश्वविद्यालयों में अधिकतर प्रोफेसर किस श्रेणी के हैं ये भी पता कर लिया जाए। इस देश के कितने डॉक्टर पिछड़े वर्ग से बन के उठे हैं, इस बात की मैं बात कर लें जरा। और डॉक्टर, हाँ, इस डेटा की अगर मैं बात कर रही हूँ इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में पुलिस प्रशासन की, न्यायपालिकाओं की, और अगर मैं डॉक्टर की मैं बात कर लूँ भाई जी 17,000 पर केवल एक डॉक्टर है, 17,000 पर केवल एक डॉक्टर है आज के समय पे भारत में। WHO के अनुसार केवल 1100 पे 1.1 के पर केवल एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन हैं कितने? 1700 पे एक, यानी कि ये वही बात की ये एक बंदा केवल 1100 का भार संभाल सकता था, या फिर ये क्या तो 11 किलो का भार संभाल सकता था, लेकिन इसको दिया कितने का? इसको दिया 17,000 किलो का। 17,000 किलो का भाई जी, ये अकेला डॉक्टर 17,000 को कैसे संभालेगा, जबकि इसको 1100 का कार्यभार दिया था WHO के अनुसार। बात समझ रहे हो कितना बुरा हाल है डॉक्टर इंडस्ट्री का, डॉक्टर मेडिकल फील्ड का, यहाँ पे समझ आ रहा है।
अगर एमसीआई की बात करूं, एमसीआई के अनुसार 2031 तक, भाई जी 2031 तक भी भारत जो है डब्ल्यूएचओ के मापदंडों को पूरा नहीं कर सकता। जो डब्ल्यूएचओ के स्टैंडर्ड्स हैं, ये जो 1100 पे एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन 17,000 पे एक डॉक्टर है। 2031 तक भी डब्ल्यूएचओ को मापदंडों को पूरा नहीं कर सकता भारत हमारा। कैसे चलेगा? मेडिकल फील्ड का कितना बुरा हाल है, कितने डॉक्टर बना दिया आपने। डॉक्टर तो वैसे प्रोटेस्ट, कितना डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कहीं कोई कितना कुकर्म हो जाता है, और अधिकतर कुकर्म सत्ताधारी ही क्यों करते हैं, मुझे तो ये बात नहीं समझ में आती। सत्ताधारी ही कुकर्म क्यों करते हैं अधिकतर। अभी एक रिसेंटली न्यूज़ आई, कौन है बीजेपी की महिला, कोई उत्तराखंड से ही है शायद, उत्तराखंड से ही है, और हरिद्वार में वो अपनी 14-15 साल की बेटी से यौन शोषण करवाती थी बाय फोर्स। बताइए, बीजेपी से संबंधित है, बीजेपी से। अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, अगर मेरे को न्यूज़ मिली तो मैं आर्टिकल स्क्रीन पर लगा दूंगा या लगवा दूंगा। भाई मीडिया पर दबाव होना चाहिए सही मुद्दे उठाने का। मीडिया माने टीवी, मेन स्ट्रीम मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन वो तो पॉलिटिकल प्रेशर में है। हाँ, पॉलिटिकल प्रेशर में है, वो दबाव में है। भाई पॉलिटिकल प्रेशर ही इतना है, पॉलिटिकल प्रेशर ही इतना है। पॉलिटिकल मिसकंडक्ट एंड मिसयूज ऑफ पावर्स। पॉलिटिकल पावर ही इतना है, पॉलिटिकल पावर ने मीडिया को दबाया हुआ है भाई। अगर मीडिया वाले उनकी चापलूसी नहीं करेंगे, उनकी चमचागिरी नहीं करेंगे, भाई जी एक बात बोलो, लिटरली बता रहा हूँ, टीवी मीडिया मत देखा करो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। टीवी जो गंद संद आता है वो मत देखा करो। अपने से सर्च करो कि हमें क्या न्यूज़, अगर न्यूज़ देखने का इतना ही शौक है तो इंडिपेंडेंट मीडिया को फॉलो करना सीखो, इंडिपेंडेंट मीडिया को फॉलो किया करो। मैं भी अपने लेक्चर्स में, मैं भी अपने एक प्लेलिस्ट में मैं अलग से पॉलिटिकल इश्यूज़ पे भी बात करते हैं हम लोग अपनी सीरीज़ में, और अदर भी बहुत से चैनल्स हैं मेन स्ट्रीम जो इंडिपेंडेंट मीडिया पे काम करते हैं। ठीक है, टीवी चैनल्स पर भाई जी वो उन्होंने कराची कब्जा लिया, आधा पाकिस्तान कब्जा लिया, आसिम मुनीर को भगा दिया, उन्होंने पता नहीं क्या क्या कर दिया था। रिपब्लिक भारत, अर्णव गोस्वामी वो कांग्रेस का वो बता रहा है वहाँ पे, ठीक है। हाँ, और उसने एक कॉमेडियन था पाकिस्तानियों की, वो कॉमेडी कर रहा था, मिमिक्री कर रहा था, लेकिन वो इंडियन है। उसने अपने प्राइम टाइम में चला दिया कि भाई ये पाकिस्तानियों की हालत है, ये गिड़गिड़ा रहे हैं, ये अपने देश की बेइज्जती कर रहे हैं, देशद्रोही हैं पाकिस्तान के। भाई जी वो हमारे देश का है, आप उसको पाकिस्तानी कैसे बता सकते हो बिना रिसर्च के? आप इतना बड़ा चैनल चला रहे हो, आप वहाँ पे क्या फर्जी डिग्री लेके बैठे हुए हो क्या? पुलवामा अटैक के बारे में आपको कैसे पता था पहले ही? हाँ, आपकी इतनी चैट्स लीक हुई, बताओ। ये है मेन स्ट्रीम मीडिया, टीवी मीडिया का हाल। भाई जी ये गंदगी देते हैं आपको, गंदगी बरसते हैं ये सत्ताधारियों के। ये क्या है? मिसकंडक्ट ऑफ पावर्स, पॉलिटिकल मिसकंडक्ट ऑफ पावर्स, यही है भाई। मेन स्ट्रीम मीडिया को दबा के रखा हुआ है। अगर वो उनकी चमचागिरी नहीं करेंगे, उनकी चापलूसी नहीं करेंगे तो दुकानों पे ताला लग जाएगा। इसीलिए यूट्यूब पर इतने चैनल बैन करने की कोशिश करती है सरकार, देशद्रोह के मुकदमे चला के। नेहा सिंह राठौर का, संजय शर्मा जी का 4 PM चैनल, उन पर कैसे कमेंट कर रहे हैं, कैसे कंप्लेंट डाल रहे हैं। अब केस फाइनल हुआ ना, नेहा सिंह राठौर भी बची और संजय शर्मा का चैनल भी दोबारा चला। बताइए क्या करोगे? ऐसा होता है। जी इंडिपेंडेंट मीडिया, ये है भारतीय संविधान, ये है भीमराव अम्बेडकर जी की पावर। वो आज भी यहाँ पे हैं, वो आज भी हमें पावर दे रहे हैं, वो आज भी मुझे पावर दे रहे हैं जो मैं यहाँ पे बोल पा रहा हूँ। वो आज भी आपको पावर दे रहे हैं कि आप भी बोल सकते हो, अगर आपके पास में संविधान पहुँचेगा तो। लेकिन उससे पहले ही उसको इंटरनली इनडायरेक्टली उसको कमजोर किया जा रहा है। उन टीवी चैनल्स पर भी दबाव होना चाहिए वास्तविक मुद्दे उठाने का, जो आज के समय पे बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए आज के समय पे। कोई एक मीडिया बात नहीं कर रहा है इन्वायरमेंट की, कोई एक मीडिया बात नहीं कर रहा है कार्बन एमिशन की। मीडिया क्या बात कर रहा है? हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, और ये कर दिया वो कर दिया, ठीक है। और आम काट के खाते हो ये चूस के, भाई ये सूट कितने का है, कौन सा टॉनिक पीते हो, ये मीडिया का हाल हो रहा है। ये गंदगी परोसता है मीडिया। भाई जी आज के समय पे सत्ताधारियों का क्या हो रहा है, कुछ सरकारें, कुछ प्रशासन में, कुछ शासन में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका एक लॉर्ड बेंटिक था कि कौन था, लॉर्ड तो नहीं लगाना चाहिए उनके नाम के आगे। भाई जी उन्होंने बहुत क्रूरता की, लेकिन बहुत से उन्होंने ठीक भी काम किए। जैसे सती प्रथा का अंत भी अंग्रेजों के सहयोग से ही हुआ था, राजा राम मोहन राय के द्वारा। इतनी कुप्रथाएं चल रही थी, बाल विवाह चल रहा था, अंग्रेज बोल रहा है क्या कर रहे हो तुम। तो उन्होंने बहुत से ठीक भी काम किए,
अंग्रेज़ों ने, लेकिन बहुत क्रूरता थी तो उनके आगे लोड नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। तो कर्जन और मिंटो जो अंग्रेज अधिकारी थे, उनका एक ही फंडा था, वोट डालो राज करो, और उसी को फॉलो कर रहे हैं आज के कुछ शासन प्रशासन वाले। जो शासन है, वो सरकारें हैं, वो कुछ यही फंडा फॉलो कर रही हैं मिंटो और कर्जन का, कि वोट डालो राज करो, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, झूठ बोलो, झोला उठा के चल दो। जो अंग्रेजों की नीतियां थी वो तो आज भी है भाई। भारत आजाद थोड़ी हो गया, पहले अंग्रेजों के वश में था, आज जो सत्ताधारियों पे कुछ कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, कुछ मीडिया पर हैं, आज उनके कब्जे में है। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को एक फेसबुक पोस्ट पे कुछ लिखने के लिए रातों रात गिरफ्तार कर लिया भाई जी, और वो भी दूसरे स्टेट की पुलिस बुला के। वहाँ की जो लोकल स्टेट की जो कमिश्नर थी उनको हटा के, उनको तबादला करके रातों रात एक दूसरे रेणु भाटिया जी, जिन रेणु भाटिया जी का राम रहीम के समय पे एक भी बार मुंह नहीं खुला था कि ये बलात्कारी है, वो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। जो कर्नल सोफिया कुरैशी को जब विजय शाह ने उनको आतंकवादियों की बहन बताया, उसमें उनका एक बार भी मुंह नहीं खुला। वो वहाँ पे बात कर रही हैं कि वोमेन की मैं वोमेन अधिकारी हूँ, हैं। जिस रेणु भाटिया का हिमांशी नारवाल के समय पे एक मुंह नहीं खुला कि ट्रोल क्यों किया जा रहा है, और विक्रम मिश्री की बेटी को इतना ट्रोल किया जा रहा था, जब रेणु भाटिया कहाँ थी? ये मैडम जी उस समय पे कहाँ थी? जो आज मोहम्मद अली खान महमूदाबाद को एक वुमेन एम्पावरमेंट के अगेंस्ट केस फाइल कर रही हैं, हाँ। और उन्होंने क्या बोला वुमेन के अगेंस्ट? वो एक शब्द नहीं बोल पा रही हैं। उस पर मीडिया कॉन्फ्रेंस में ही पता चल रहा था, उनका शक्ल देखने लायक हो रही है। बीजेपी के विजय शाह, रामचंद्र जांगड़ा, मनोहर लाल धाकड़, हाईवे वाले धाकड़ साहब, जगदीश देवड़ा, रणवीर पठानिया, जो भाई जी एयरफोर्स को क्या निकम्मे बताते हैं, रणवीर पठानिया, बलिया वाले बब्बर सिंह, और एमपी के अश्लील नृत्य के शौकीन कमल रघुवंशी, रेपिस्ट कुलदीप सेंगल, पोक्सो के रामदुलार गोंड। भाई जी नाम भी तो ऐसे ऐसे रखे हुए भाई जी। मैं खुद सनातन धर्म से बिलोंग करता हूँ, मुझे ये देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि भाई ये सनातन धर्म को किस तरह से बदनाम करने में लगी हुई है बीजेपी क्या, ये नाम ही ऐसे रखे हुए सनातन धर्म के नाम पे धब्बे हैं भाई, दाग हैं, ये काले दाग हैं बहुत तगड़े। इतने नाम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, भाई जी नारी सम्मान सीखो, आप श्री राम से पढ़ो उनको, हैं। और इतने कुकर्म जो आप कर रहे हो सत्ता में रह के, हाँ, क्या कुछ कार्रवाई हो रही है उन पे? कुछ कार्रवाई हो रही है? विजय शाह भाई जी मजे में घूम रहे हैं, हाँ। रणवीर पठानिया एयरफोर्स निकम्मे हैं ये, बताओ भाई। और एक वो चरणों में नतमस्तक कर देते हैं भाई जी, सेना चरणों में नतमस्तक है मोदी जी के। अरे मोदी जी के क्यों होगी भाई जी? मोदी जी, सेना तो राष्ट्रपति के चरणों में नतमस्तक होती है, और अगर पूरी सेना के प्रमुख राष्ट्रपति हैं तो द्रौपदी मुर्मू जी भी क्या मोदी जी के चरणों में नतमस्तक हो गई? बताओ ना। और मोदी जी किस बात का श्रेय दिया जा रहा है? भीमराव अम्बेडकर जी ने तो श्रेय नहीं लिया अपने संविधान का, वो तो पूरा संविधान को श्रेय बांट रहे हैं कि हाँ भाई जी एक से एक छोटे से छोटे कर्मचारी तक इसका श्रेय जाना चाहिए। लेकिन यहाँ नरेंद्र मोदी जी जिसने ट्रम्प चचा के एक बार कहने पे सीज़फायर कर दिया, और 10 से 12 बार ट्रम्प हमारी बेइज्जती कर चुका है, भारत पाकिस्तान को एक लेवल पे रखने की बात कर रहा है वो, ठीक है। और हमारे जो युवा थे हमारे स्टूडेंट्स को उसने वीज़ा अलाउ नहीं कर रहा है वहाँ पे, और किस तरह से बेड़ियों में बांध के भेजा था वहाँ से उन्होंने लोगों को, वहाँ से अमेरिका से, हाँ। वो बोल रहा है कि मैंने झुंझुना दिखाया और यहाँ पे इन्होंने जंग रोक दी मैंने इनकी, बताओ, ठीक है। वहाँ पे इनकी एक सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा है, और वो चारों आतंकवादी आज भी जिंदा हैं। किस बात का श्रेय ले रहे हैं मोदी जी? किस बात की रैली कर रहे हैं भाई जी? हमारा, मेरा, आपका, हम सबका टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च हो रहा है उस हाई कोस्ट रैली में, तो हम उसकी बात क्यों ना करें? उन फर्जी मुकदमों पर जो भी कार्रवाई हो रही है, जो भी एसआई टीम की जो भी कार्रवाई कर रही है, उनकी सैलरी हमारे पैसों से जाएगी, हमारे टैक्स पेयर्स के पैसों से जाएगी, तो हम उसकी बात क्यों ना करें? बीजेपी के कुछ गैर जिम्मेदार नेता, एक विक्षिप्त किस्म के नेता भारत की शौर्य, वीरता, पराक्रम पर कुछ दाग लगाने के काम कर रहे हैं, और जो बीजेपी पार्टी की जो इज्जत बची खुची है उस इज्जत को भी नाश करने पे लगे हुए हैं बीजेपी के खुद ही नेता। खैर ये बातें तो भाई जी पॉलिटिक्स की हैं। अगर ये पॉलिटिक्स का लेक्चर होता तो बहुत विस्तृत चर्चा हम कर सकते थे इस चीज़ पर, लेकिन ये अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी की बात कर रहे हैं, तो मैं कहाँ जा रहा हूँ? देखो यार,
मुझे इंटरनली इन चीज़ों पे बहुत बहुत अफसोस होता है, बहुत ज़्यादा तरस आता है कि हमारा भारत देश किस दिशा में जा रहा है, क्या चल रहा है। जो भीमराव अम्बेडकर जी उस समय भाई जी जो भी चेतावनियाँ दी थी, उन्होंने जो भी चिंताएं व्यक्त की थी, वो ये क्या जीता जाता है उदाहरण नहीं है क्या उन चिंताओं का, भीमराव अम्बेडकर जी की चिंताओं का उदाहरण नहीं है क्या जो आज के समय पे हो रहा है। मात्र एक फेसबुक पोस्ट लिखने पर रातों रात कार्रवाई हो रही है, रातों रात गिरफ्तार हो रहे हैं, और एक बंदा एक आतंकवादियों की बहन बता रहा है इतनी हाई लेवल्ड। भाई जी एक वर्दी पहनने में कितनी मेहनत लगती है पता चलेगा, जो और वो भी इतनी हाई लेवल पे वो पहुंची हुई है, तीसरी पीढ़ी है उनकी जो हाई लेवल पे वहाँ पे पहुंची हुई है। कर्नल सोफिया कुरैशी उनको आतंकवादियों की बहन बता रहा है वो मजे में घूम रहा है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, और एक बंदा रातों रात गिरफ्तार हो जाता है फेसबुक पर कुछ लिखने के मतलब से। ये हो रहा है। ये चिंता थी भीमराव अम्बेडकर जी की सन 26 नवंबर 1949 को, जो उन्हें भाषण में बता रहे थे। बात समझ में आ रही है अब? ये बात कहने में कोई दो राय नहीं होगी कि सरकारी पैसा खर्च होता है फर्जी मुकदमे लड़ने में और असफलता की हैवी कॉस्टली रोड शो करने में। भाई जी और रोड शो कहाँ हो रहा है? रोड शो पहलगाम में क्यों नहीं करा आपने? पहलगाम में क्यों नहीं करा? बिहार में क्यों हो रहा है? और गुजरात में क्यों हो रहा है? हाँ भाई जी हम क्यों, फिर मैं बोल रहा हूँ, हम सवाल क्यों ना पूछें? हम टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च हो रहा है उस रोड शो में, कितना जो भी वहाँ का आयोजन करने में जितना भी खर्च होता है, इतना समय आता कहाँ से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास में इतना समय आता कहाँ से? वो काम कब करते हैं? भाई जी जब से उन्होंने सत्ता संभाली तब से वो घूम ही रहे हैं, कभी विदेशों में, हर विदेशों में। अभी 57 सांसदों का जो दल भेजा था, अब खुद क्यों नहीं गए? उस समय तो आप बड़े भागे फिर रहे थे, हाँ, कि यहाँ पे भी जाना है, ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, हैं। उस समय तो सारी मित्रता जाग गई थी। आज 57 सांसदों का जब दल भेजा गया तो आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं गए 57 सांसदों के साथ में? और वहाँ पे सांसद भेजने से क्या फ़ायदा हुआ? किस देश ने हमारे साथ दिया? किस देश ने हमारी हाँ में हाँ मिलाई कि हाँ आतंकवादी देश है पाकिस्तान? और ट्रंप जी उसको कह रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत एक लेवल पे हैं, मैं दोनों को एक समान मानता हूँ, और मैंने झुनझुना दिखाया, मैंने जंग रुकवा दी। भैया कैसे चलेगा? मैं फिर बोल रहा हूँ, पॉलिटिक्स की बात होती, पॉलिटिक्स की क्लास होती तो मैं बहुत विस्तृत चर्चा कर सकते थे, करेंगे इन फ्यूचर दूसरे में भी, जब प्ले लिस्ट का टर्न आएंगे तो कर लेंगे पॉलिटिक्स पर भी विस्तृत चर्चा। लेकिन और एयर क्वालिटी, क्लाइमेट चेंज पर तो हम पहले भी बहुत डिस्कस कर चुके हैं, बाकी आगे भी देखेंगे, कुछ डाटा मिलेगा तो वहाँ से भी करते रहेंगे, ठीक है। वो अदर प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, चैनल पर जाएँ, प्ले लिस्ट में इन्वायरमेंट पर भी मैंने बहुत बात की है, वुमेन एम्पावरमेंट पर भी बहुत बात की है, पॉलिटिक्स पर भी बहुत बात हो रही है, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन पर भी बहुत बात हो रही है। सभी कुछ आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट चेक करें, ठीक है। एक अंधभक्त, मैं कोई रील्स में चल रहा था, एक वायरल था कि एक समय पे अमेरिका हमसे इतनी आगे था, आज हम पूछते हैं क्या है अमेरिका की औकात हमारे सामने। बोलो ना, तुम कह रहे हो मोदी ने किया क्या है? अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? नरेंद्र सरेंडर, समझ आ रहा है? राहुल गांधी ये दिखा दी उसने कि जो आप अमेरिका की औकात पूछने की बात कर रहे हो, ठीक है। अंधभक्ति से थोड़ा बाहर आओ, वास्तविकता को समझो। भाई जी सेना की एक भी व्यक्ति का चेहरा क्यों नहीं था उस पोस्टर में? मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ, जहाँ भारत की शेरनियों का, व्योमिका सिंह, कर्नल सोफिया कुरैशी, विक्रम मिश्री का और अन्य जो भी सेनानी थे उनके साथ में मोदी जी का चेहरा होता तो कितना अच्छा लगता। ये बताओ ना मुझे, ये बताए ना, अगर उनके साथ में मोदी जी का चेहरा होता तो कितना अच्छा लगता। मैं तो ये बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मोदी जी का चेहरा क्यों लगाना है। भाई जी प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री, माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनका चेहरा होना ठीक भी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई जी जंग में कौन जा रहा है? वहाँ पे शहीद कौन हो रहा है? उनका किसी का नाम आया वहाँ पे पोस्टर में? जो कर्नल सोफिया कुरैशी है उनका नाम आया, व्योमिका सिंह का नाम आया, विक्रम मिश्री जी का नाम आया, हाँ, किसी एयर डिफेंस मिनिस्टर का नाम आया? बस केवल उस पोस्टर में एक जाबाज सूर्यवीर कमांडो है, सिर्फ एक।
अब न जाने कौन सी बटालियन, कौन सा रेजिमेंट, किस साल शारीरिक दक्षता पास करके उन्होंने वर्दी पाई और किस भर्ती में उनका सिलेक्शन हुआ, कुछ नहीं पता। मुझे कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत देश की सड़कों को फेसबुक का पेज समझ लिया अपना, कि हाँ ये मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, हर जगह अपनी फोटो, हर जगह अपनी फोटो, हर जगह अपनी फोटो, हर जगह भाई जी उस प्रचार में भी तो हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च हो रहा है। अगर उसी पैसे को आप गोडाउन बना दो भाई जी, गोडाउन बना दो ना, गेहूं रखने का जुगाड़ तो हो नहीं रहा है सरकार के पास में, भारत के पास में, और यहाँ पोस्टरों पे इतना खर्च हो रहा है, आपके प्रचार में इतना खर्च हो रहा है, अपनी तस्वीरें बनवाने में इतना खर्च हो रहा है, इतने का उसमें राशन नहीं है, बाहर तो तस्वीर लगा दी लेकिन अंदर 5 किलो अनाज किस क्वालिटी का है ये कौन बताएगा। बाहर तो आप ऐसी कौन सी स्कीम है जहाँ पे मोदी जी की फोटो नहीं है, मुझे ये बता दिया जाए, ठीक है। और ये 5 किलो अनाज तो पहले कब से स्कीम चलती जा रही थी। अभी जम्मू एंड कश्मीर में जो एक चिन्नाव बीज में वो हुआ, चिन्नाव बीज का उद्घाटन हुआ, वो कब से चल रहा था प्रोजेक्ट भाई जी। एक मात्र आप एक उद्घाटन करने से, झंडा फहराने से आप उसका पूरा श्रेय ले रहे हो, पूरा श्रेय कि सारे काम मेरे ही हाथों से होने थे, सारे अच्छे काम। भाई जी वो प्रोजेक्ट कब से चल रहा है और कौन सी सरकार से शुरू हुआ था ये तो पता करो। और मैं फिर ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, मुझे किसी पार्टी से फंडिंग नहीं आती, ठीक है। मुझे किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, मैं एक आम बंदा हूँ, मैं संविधान की बात करता हूँ, मैं जुडिशरी की बात करता हूँ, मैं ह्यूमन राइट्स की मैं बात करता हूँ, ठीक है। मैं वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता हूँ, मैं इन्वायरमेंट की बात करता हूँ, और मैं करप्शन के खिलाफ बोलता हूँ। और जिस बंदे को मुझसे दिक्कत हो रही है मने वो गलत है, ठीक है। जहाँ मेरी गलती है मुझे बताओ, मैं मानूंगा हाँ भाई मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो, ठीक है। मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि उस हाई कॉस्टली रैली में और उस प्रचार में, उन पोस्टरों को बनवाने में हमारा भारत देश की जनसंख्या, टैक्स पेयर्स का खर्चा हो रहा है। वो उस वेस्टेज है, टोटल वेस्टेज। और उसी पैसे को आप अगर कुपोषण मिटाने में लगा दो, आप हंगर इंडेक्स देख लो जरा भारत का कहाँ जा रहा है, वो पैसा वहाँ पर नहीं लग सकता है क्या, बताएं। नेशनलिज्म इज एन इन्फेंटाइल डिजीज, इट्स द मीजल्स ऑफ मैनकाइंड। अल्बर्ट आइंस्टाइन के शब्द थे। बात कर लेते हैं नेशनलिज्म एंड इट्स मिसयूज। नेशनलिज्म एंड इट्स मिसयूज। अल्बर्ट आइंस्टाइन भाई जी पहले ही कह चुके हैं, राष्ट्रवाद एक बचकानी सोच है, एक खसरा की बीमारी से तुलना कर रहे हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन राष्ट्रवाद की। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन 19वीं सदी में कह गए थे, मैंने छोटे बालक की भांति जब किसी समुदाय को, किसी पंथी को, किसी धर्म के व्यक्ति को, किसी समुदाय से बिलोंग करने वाले, किसी जाति से बिलोंग करने वाले व्यक्ति को अहंकारवश एक यह बीमारी लग जाती कि ऐसे नहीं वैसे, उसका नहीं मेरा, ये नहीं वो, मैं सर्वश्रेष्ठ, मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ, मेरा ये वो, मेरा मजहब सर्वश्रेष्ठ, मेरा समुदाय सर्वश्रेष्ठ, मेरी जाति सर्वश्रेष्ठ, ये अहंकारवश उसको एक बीमारी लग जाती है। मेरा भगवान सर्वश्रेष्ठ, मेरा अल्लाह सर्वश्रेष्ठ, मेरा ये वाला गॉड, अन्य कितने प्रकार के गॉड हैं, मेरा ये वाला गॉड सर्वश्रेष्ठ, और क्या वहाँ से उत्पन्न होता है भाई जी ये फर्जी राष्ट्रवाद, और ये राष्ट्र वो राष्ट्र, ऐसे यहाँ से उत्पन्न होता है फर्जी राष्ट्रवाद। ये कुछ नहीं है, ये खसरा बता रहे हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन को। दूसरे विश्व युद्ध से पहले रविन्द्रनाथ टैगोर जी भी ये कह गए भाई जी राष्ट्रवाद से सतर्क रहना। दूसरे विश्व युद्ध से पहले रविन्द्रनाथ टैगोर जी भी कह गए राष्ट्रवाद से सतर्क रहना। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ये लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म और रिलीजियस्टिक नेशनलिज्म को सोचकर ही तो कहा था, मतलब भाषाई आधार पर आप किसी राष्ट्रवाद की बात कर रहे हो और धर्म के नाम पर आप किसी राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी पहले ही इस चीज़ के लिए आगाह कर चुके हैं कि रिलीजियस्टिक नेशनलिज्म बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इसका मतलब है माने हम एक हैं क्योंकि हम एक भाषा बोलते हैं, हम एक हैं क्योंकि हमारी खाल का रंग एक है, हम एक हैं क्योंकि हम एक धर्म के हैं, हम एक हैं क्योंकि हम एक जाति के हैं, वगैरह वगैरह। जैसे बांग्लादेश अलग हुआ था 1971 में, उसको क्या दिक्कत थी पाकिस्तान से अलग होने की, क्योंकि वहाँ भी मुस्लिम, वो क्यों हुए? वो अपनी भाषा के आधार पर अलग हुए भाई। ये होता है लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म, यानी माने अली जिन्ना के उस पर भी नहीं चल रहे थे वो लोग, चले तो चले, पहले तो भारत से अलग हुए, अब कितने मर रहे हैं वो नहीं पता है पाकिस्तान वालों को, ठीक है। उसके बाद भी वो बांग्लादेश के साथ भी मिलकर नहीं रह पाए,
इन सब बातों में हम एक दूसरे को तो एक बोल रहे हैं, लेकिन 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 तीसरा जो व्यक्ति है वो हमारी भाषा नहीं बोलता, वो हमारी जाति का नहीं है, वो हमारे धर्म का नहीं है, उसकी खाल का रंग हमारे जैसा नहीं है, हाँ, वो हमारे समुदाय का नहीं है, वो हमारी जगह से बिलोंग नहीं करता। क्या करो? उसको काटो। यही तो है फर्जी राष्ट्रवाद। मैं पुरुष हूँ, वो स्त्री है, मैं उससे कुछ ना कुछ मामलों में तो बेहतर होऊंगा। यही सोच तो खत्म करनी है, यही सोच तो फर्जी राष्ट्रवाद की निशानी है भाई जी। फर्जी राष्ट्रवाद, फर्जी धर्म का एक जीता जागता उदाहरण ये भी कह सकते हैं कि हम कहीं ना कहीं एक कांस्टेंट कंपटीशन में रहते हैं कि सामने वाले को किसी न किसी तरीके से हम नीचा दिखा दें। मैंने मेरी गाड़ी पूरे मोहल्ले में सबसे अच्छी, मेरा बच्चा सबसे अच्छा, भले ही उसकी स्कूल की टीचर कुछ और कहती हो, मेरा बच्चा सबसे अच्छा, भले ही उसका रिपोर्ट कार्ड कुछ और कहता हो। और भाई जी पर्सनल मिशन, अगर मैं अपने पर्सनल मुझसे जलने वालों की मैं बात करूं, क्या बात करूं, पर्सनल मिशंस, भाई जी मुझसे जलने वालों से तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, जितना कर सकते हो करो, उल कमेंट करो, रिपोर्ट करो, धमकी दो, जितना हो सकता है करो, रिपोर्ट करो, कमेंट करो, चैनल को जो भी करना है करो यार, जस्ट डोंट केयर। मुझे नहीं पता था मेरी औकात इतनी है, मैं एक 65-70 किलो का आदमी, मैं 167-68 सेंटीमीटर हाइट का आदमी हैं, मैं एक आम सा नागरिक, भाई कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है, मेरी कोई इतनी तगड़ी पावर नहीं है। मुझे नहीं पता था कि मेरी हैसियत, मेरी औकात इतनी है कि मेरी बात वहाँ तक पहुँच जाएगी, कहाँ तक, वहाँ तक पहुँच जाएगी। छोटे वाले तक तो पहुँची, वो नेताजी तक पहुँच गई। वाह जी वाह, मुझे नहीं पता था भाई जी। मेवाला का नाम बदलने से भी रुक गया। अब हाँ, वो बात अलग है कि मेरा लेक्चर, मेरी वीडियो, मेरे शब्द इतने दूर तक, इतने लोगों तक नहीं पहुँच पाए, ये मुझे पता है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ अभी, ठीक है। मेरे शब्द हर बंदे तक नहीं पहुँच पाए जहाँ तक मैं पहुँचाना चाहता था, लेकिन जो मेरा प्रयास था वो तो नाम चेंज होने से तो रुक गया ना, ठीक है, क्योंकि हमने फैक्ट पे बात की थी, हमने ऐसे एक अंधभक्ति में उलझुल हवाबाजी नहीं कर दी थी, हमने फैक्ट्स पे बात की थी कि मेवाला का नाम मेवाला कैसे पड़ा। अब चेंज होने से रुक गया ना, रुक गया, ठीक है। अब भले ही मेरी शब्द नहीं पहुंचे इतने आगे तक, मुझे पता है, ठीक है, मैं इनडायरेक्टली तो अपने प्रयास में सफल ही हुआ ना। भाई मेरी आवाज़ रोक थोड़ी लोगे तुम लोग, मेरी आवाज़ रोक थोड़ी लोगे। ये 5-5 रुपए में बिकने वाले ऊट पटांग गाली गलौज के कमेंट करने वाले मेरी आवाज़ को रोक थोड़ी लेंगे, रोक लेंगे। मेरी आवाज़ रोक भी ली तो उन 55,000 का क्या होगा जहाँ तक मेरी आवाज़ अभी तक पहुँच गई है, उनका क्या होगा। मेरी आवाज़ अगर रोक लोगे तो उनकी आवाज़ कैसे रोकोगे, वहाँ तक जो मेरे शब्द पहुँच गए हैं उनको कैसे रोकोगे। चैनल डिलीट होगा, नया बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक और बना लेंगे। एक 0 से शुरू करा था, फिर एक बार और 0 से शुरू कर लेंगे, सब एक्सेप्टेबल है भाई। अरे मुझे सुनने वालों को ये बोलता हूँ कि भाई जी दूसरों के सामने झुकना नहीं है, खड़े रहना है डट के, और तुम मुझे झुकाने की बात कर रहे हो। रहन दो भैया, नहीं हो पाएगा तुमसे, क्योंकि मैं यहाँ अपना स्वार्थ पूरा करने नहीं आया हूँ भाई। न मुझे करोड़पति बनना है, लखपति बनना है, न 10 करोड़पति बनना है, न 100 करोड़पति बनना है। मुझे यहाँ अपना कोई स्वार्थ पूरा नहीं करना है। पैसे ही कमाने होते भाई जी, पैसे कमाने के बहुत तरीके, बहुत तरीके हैं पैसे कमाने के, लीगल भी हैं, इलीगल भी हैं। यूं ही थोड़ी मैं 30-30, 40-40 हज़ार के वेतन के अवसर छोड़ के यहाँ पे अपनी बकवास कर रहा हूँ अपने चैनल खोल के। ऐसे ही थोड़ी आ गए यहाँ पे, मार्कर उठा लिया, बोर्ड लगा लिया, ऐसे ही थोड़ी आ गए यहाँ पे। हाँ, कुछ तो हमारे विचार रहे होंगे। अपना सिस्टम है, कंप्यूटर है, 3 फ़ोन है, फाइबर कनेक्शन है, फ्री इंटरनेट है। हाँ, इतनी सुख सुविधा, सब सुविधा होने के बाद भी फ्री टाइम भी है। और क्या कह दूँ, PUBG वगैरह खेलने में भी मैं कोई बहुत बुरा नहीं खेलता हूँ, ठीक है। चाहता तो मैं भी बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकता था, लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह करके, गाली गलौज करके, हाँ, सट्टाबाजी के प्रमोशन करके, पान गुटखा बाहर, बीड़ी सिगरेट तंबाकू के एड्स करके, उनको प्रमोशन करके मैं भी बहुत पैसा कमा सकता था, बहुत प्रमोशन कर सकता था। लेकिन उसका फ़ायदा क्या होगा। हाँ, मुझे सुनने वाले, जो मेरे आने वाले छोटे जूनियर्स हैं, जो छोटे भाई बहन हैं, और जो मुझे सुनने वाले मेरे बड़े भाई लोग हैं, बड़े भाई हैं, उनको मैं किस रास्ते पे ले जाऊंगा, उनको मैं क्या सलाह दूंगा,
जिस जिस रास्ते का कोई वास्तविक उद्देश्य ही नहीं है, जिस जीवन का कोई वास्तविक उद्देश्य नहीं है, क्या मैं उनको उस रास्ते पे लेके जाऊंगा जिसका परिणाम इन फ्यूचर घातक सिद्ध होता हो? तो क्या फर्क रह जाएगा उन गंवारों में जो बीड़ी सिगरेट तंबाकू गेमिंग सट्टाबाजी का प्रमोशन करते हैं, उनमें और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा अगर मैं भी उनके जैसा ही करने लगा? तो मरना है यह तो तय है ना, ये तो कंफर्म है। मर तो भाई जी कोई नहीं हुआ आज तक। अंत में सारी अमीरी सारा अहंकार सारी अकड़, अंत में सारी अमीरी सारा अहंकार सारी अकड़, सारी नेतागिरी सारी गरीबी, हाँ सारी करप्शन सारी भ्रष्टाचारी शमशान में जाके सब खत्म हो जाती है। सब वहां दरी की दरी रह जाती है, कुछ साथ नहीं जाएगा। याद 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 बस याद रह जाती है। सारा धर्म सारी राजनीति सारी चालाकी सब दरी की दरी रह जाती है, राख हो जाती है सब। भाई जी अगर बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँगा, शमशान चल जाया करो कभी कभार, देख लिया करो कि हाँ अंत में क्या होगा। थोड़ा सा अकड़ कम हो जाएगी, थोड़ा सा चालाकी जो चोरी चकारी होती है, चोरी चकारी माने जेब काटने वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दूसरे का हक मारना इनडायरेक्टली, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा अगर अब एक बार शमशान देखेंगे। महीने या 2-3 महीने में एक बार तो कम से कम शमशान की तरफ देख लिया करो। मजाक नहीं कर रहा हूँ, लिटरली बोल रहा हूँ यार, कुछ साथ नहीं जाएगा यार। अब मरना ही है तो वीर भगत सिंह जी का रास्ता क्या बुरा, चंद्रशेखर जी का रास्ता क्या बुरा, सुखदेव जी का रास्ता क्या बुरा, राजगुरु जी का रास्ता क्या बुरा, अशफाकुल्ला खां का रास्ता क्या बुरा, फिर उधम सिंह काम्बोज का रास्ता क्या बुरा। पूरा जहां शीश नवाता है भाई जी, बस किरदार में दम होना चाहिए। ऐसे ही थोड़े चैनल का नाम टारगेट बड़े रख लिया, कुछ करके मरेंगे ना भैया। भारत के किसी न किसी कोने में किसी न किसी बंदे के तो भूले भटके किसी न किसी बंदे के मुंह से तो निकलेगा, हाँ भाई जी बंदे में दम था, सत्ताधारियों को हिला दिया था। अगर हम अपने टॉपिक पे वापस आए हैं तो सिर्फ जीडीपी का एक स्तर तक पहुंचना मात्र ही भारत देश का, किसी भी देश का, नॉट फॉर भारत, किसी भी देश का उद्देश्य जीडीपी के स्तर तक पहुंचाना मात्र नहीं होता भाई। इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न जाने कितने देश ऐसे हैं जो आज के समय पर बहुत ज़्यादा विकसित हैं, बहुत अत्यधिक विकसित हैं, लेकिन वहाँ के लोगों को, आम लोगों की ज़िंदगी कैसी है, हैप्पीनेस इंडेक्स में उनकी जगह क्या है, इस चीज़ की भी ज़रा गणना होनी चाहिए जीडीपी के साथ साथ। बहुत बुरे हालात हैं अच्छे से अच्छे विकसित देश के वहाँ पे हैप्पीनेस इंडेक्स में। क्या आम व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में वास्तव में खुश और शांत है, इंटरनली अंदर से शांत है? क्या वो हर विकसित देश का प्रत्येक, जो जितने बड़े से बड़ा विकसित देश है, अमेरिका की बात करते हैं सारे, उससे भी अच्छे भी हैं, तो अमेरिका की बात ले लेते हैं, क्या हर बंदा, वहाँ का हर बंदा एक स्वच्छ हवा में सांस ले पा रहा है? ये बताएं, क्या वहाँ का हर हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है अमेरिका का, जरा ये सर्च करो। क्राइम रेट इंडेक्स क्या है अमेरिका का, ये भी जरा सर्च करो। स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, न्यूयॉर्क, इन देशों की तरह जो जिस तरह से वहाँ के लोग रह रहे हैं, इन देशों के लोग जिस तरह से रह रहे हैं, क्या बड़े से बड़े विकसित देश का आम नागरिक भी इन देशों की तरह ही रह रहा है? हाँ भाई जी, देश इंसानों के लिए होता है। वहाँ के जो रह रहे हैं, वहाँ पे जो इंसान हैं, मानव हैं, वहाँ के पशु पक्षी, नदियाँ, पर्वत, जंगल, उन सब के लिए होता है देश। उसको बोलते हैं डेवलपमेंट, विकास। और इसी तरह से इसी प्रकृति की रक्षा करना, पेड़ पौधे, जंगल, नदियों, पशु पक्षियों की, जीवों की रक्षा करना ही वास्तविक धर्म है। इंसानियत ही धर्म है, वास्तविक धर्म है। इसके अलावा कोई धर्म नहीं होता। केवल इंसानियत, मानवता, प्यार, मोहब्बत, ये है वास्तविक धर्म। अद्वैत माने मैं आप, कोई लेवल नहीं है, आप, मैं ही आप हूँ, आप ही मैं हो, ये है वास्तविक धर्म। आप चाहे कोई भी हो, डोंट केयर, ये है वास्तविक धर्म। लेकिन इसी राष्ट्र के 400 एकड़ जंगल तक खा जाते हैं हम लोग, विकास के नाम पर, रोजगार, फ्लाईओवर, रोड एक्सपेंड करने के नाम पर फर्जी जुमले दे के। ये देखो भाई साहब, ये भैया जी हैं कोई यस सोलन 18, और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि ये हिंदूज़ में से बिलोंग करते हैं हमारे।
हाँ, महादेव जी का त्रिशूल लगा रखा है, माने बहुत ज़्यादा धार्मिक सनातनी होंगे। ठीक है, हजार गम है खुलासा कौन करे, मुस्कुरा देता हूँ अब तमाशा कौन करे। शायर, हम शायर भी लगते हैं थोड़े से। ठीक है, और ड्रेसअप से लग रहा है थोड़े ठीक घर से हैं, माने जिसको बोलते हैं गंवार, मेरी लैंग्वेज में गंवार। अभी बताता हूँ क्यों। ठीक है, अभी ये देखो चंडीगढ़ से बिलोंग करता है भाई, और यहाँ इसका कारनामा दिखाते हैं हम आपको। ये 17 मई का है, मैंने इसको मैसेज नोट भी नहीं किया था, मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले इसको रिपोर्ट करके ब्लॉक किया है। ठीक है, मैंने उस समय स्क्रीन रिकॉर्ड करी थी और वॉइस नहीं गई थी मेरी, तो मैं सेकंड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डेट्स वाई कि अब ये ब्लॉक्ड है ऑलरेडी। तो ये भाई जी का कारनामा क्या है, और जो भी है आप देख लेना भाई, समझदार से पढ़े लिखे होंगे इतना तो। ये बोलते हैं कि रोड क्यों बना रहे हो, पेड़ जब आई थिंक जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि अब किस वीडियो की बात करी थी ना वो नहीं पता, तो मैं उस जब मैंने वीडियो बनाई थी पेड़ काट के फ्लाईओवर्स रोड क्यों बना रहे हो आप लोग, पेड़ ऐसा कुछ सॉल्यूशन निकालो ताकि पेड़ ना काटने पड़े। ठीक है, और भाई पेड़, मेरी तो कोई संपत्ति है नहीं पेड़ की। ठीक है, ना ही मैं घर लेके जाने वाला अपने, ना ही ये है कि मैंने बंद कर रखा है पूरा, ऑक्सीजन सिर्फ मुझे ही मिलेगी। ठीक है, अब इन भाई साहब को मैं तो भाई क्या बोल सकता हूँ, फेस टू फेस होता तो ऐसी ही लैंग्वेज बोल सकता था मैं जो इसने यूज़ की है। ठीक है, बट जिस प्रोफेशन से मैं बिलोंग करता हूँ ये लैंग्वेज भाई, अब ये नाली के कीड़े नाली में ही ठीक हैं, इनके जैसे अगर हम करने लगे तो क्या फ़र्क रह जाएगा नाली के कीड़ों में और हम में। ठीक है, तो इसे तो क्या ही कह दूँ मैं। बट लेकिन भाई अगर ये सुन लेगा मेरी बात तो मैं इसको ये कहना चाहता हूँ कि भाई मैं जिन पेड़ों को बचाने की बात कर रहा हूँ, जिन पर्यावरण को बचाने की बात कर रहा हूँ, आप भी उसी हवा में सांस ले रहे हो। अब पता नहीं भाई पढ़ा लिखा हुआ जिस भाषा में बात कर रहा है शायद अनपढ़ गंवार ही है, शायद पहली क्लास तक भी स्कूल ना गया हो। ठीक है, तो भाई जी थोड़ा सोचो, पेड़ के नीचे यार गर्मी में जब हाईवे पे सारे क्षेत्रों में को धुआं निकलता होगा तो एक पेड़ की ठंडक के नीचे कुछ राहत मिलती है कि नहीं मिलती है, बस ये बता दो मुझे। ठीक है, इस भाई साहब से ये बात पूछना चाहता हूँ और जो सुन रहा है मुझे उससे ये पूछना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने उनको बचाने की बात कह दी भाई, तो ये भाई साहब की लैंग्वेज देख लो। और ये मैं बता रहा हूँ क्यों है, क्योंकि मेरा उसमें सेकंड जो एम था वो किसी पार्टी के लिए था, और ये भाई साहब जो हैं ये 5-10 रुपए में बिकने वाले डाली के कीड़े हैं। पार्टी के किसी बंदे ने इसको कह दिया, उन्होंने कहा भाई ऐसा कर दे, और कमेंट मारने का तो दम है नहीं पिछवाड़े में। ठीक है, हाँ, अबे यार हंसी आती है ऐसे बंदों पे, क्या तरस भी आता है भाई। मैं अपने फ़ायदे की बात थोड़ी कर रहा हूँ, कोई मेरे पेड़ थोड़ी हैं, मेरे कौन सा घर से जा रहा। ठीक है भाई, तू भी तो उसी हवा में सांस लेगा। हाँ, अब क्या कह दें यार बस, या फिर ये किसी ठेकेदार की नाजायज़ ठेकेदार की किसी गंवार ठेकेदार की गंवार औलाद होगा अमीर बाप की बिगड़ी औलाद, ताकि ठेकेदार सोच रहा होगा मुझे रोड का टेंडर नहीं मिलेगा तो भाई कि ये बंदा रोड बनाने के खिलाफ बोल रहा है, पेड़ काटने इनको इस भाई साहब के लिए पेड़ काट दो और इसको रेगिस्तान के बीच में छोड़ दो जहाँ पानी ना मिले और छाया ना मिले। ठीक है, और फिर इसको पता चल जाएगा जनवरी जून जो भी जून जुलाई का टेम्परेचर होता है ना, उसमें जब इसकी हालत टाइट होकर हाथ में आएगी ना सारी जो भी होता है वो, तब इसको भाई साहब को समझ में आएगा। ठीक है, मैं और तो क्या ही कह दूँ भाई जी को, मैं बस इतना ही कहना था। बाकी खुश रहे भाई, ये क्या है, मेरे को कोई फ़र्क थोड़ी है, मुझे क्या फ़र्क पड़ा, मैंने तो आज तक देखा भी नहीं था ये मैसेज, कब का मैसेज कर रखा है भाई जी ने 17 मई का। मैंने आज भी जस्ट 2 मिनट पहले चेक किया, मैं नहीं इसको यूज़ करता हूँ इतना मैसेज वगैरह, और ये मेरी आईडी कोई और हैंडल करता है। ठीक है, तो मेरे पास इतना समय नहीं है इनका मारों के साथ में बकवास करने का। राष्ट्रीय उन नदियों के लिए भी होता है जिन पर उल परियोजनाएं बनाने के लिए चंदा धंधा कंपनी को प्रोजेक्ट दे देती है सरकारें, उन नदियों के लिए भी तो राष्ट्रीय होता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट जो 2 अलग अलग शब्द हैं भैया। ग्रोथ होता है बाहरी जो चारों तरफ हमारे आसपास होता है वो होता है ग्रोथ, और डेवलपमेंट होता है जो हमारे इंटरनली होता है, यहाँ से होता है, चेतना से होता है, दिमाग में होता है, मस्तिष्क में होता है, अंदर से हम कितने शांत हुए, वो होता है डेवलपमेंट। चेतना, आत्मज्ञान, आत्मबोध, वो होता है डेवलपमेंट। बात समझ में आ रही है?
ये बात थोड़ी कम समझ में आएगी, मैं समझ पा रहा हूँ। मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आपको ये बात कम समझ में आएगी, क्योंकि ये बहुत बहुत यही रियल टॉपिक है मेरा, यही मेरा रियल मेन मकसद ही यही है, यही बात करना है। लेकिन मैं किसी न किसी तरीके से घुमा फिरा कर इन शब्दों को वहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। बाकी धीरे धीरे और इस तरह डिस्कस करते रहेंगे। बिल्कुल हो सकता है कि बाहरी तौर पर एक कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी बन जाएं कि जिससे मुझे खुशी मिल जाए, आपको खुशी मिल जाए, एक किसी तरह के धर्म को खुशी मिल जाए, किसी समुदाय को खुशी मिल जाए, किसी जगह से बिलोंग करने वाले को खुशी मिल जाए। लेकिन उसका असर यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ से कितनी खुशी मिली, यहाँ से कितना शांत हुए। खुशी और शांति में फ़र्क होता है, दुख और दर्द में फ़र्क होता है। जो जगह कट लगता है वो दर्द होता है, और दुख होता है यहाँ से यहाँ होता है दुख। फीलिंग्स वो होता है दुख। शांति पीस होता है फीलिंग, और खुशी होता है जो हमारे चेहरे पे दिखते, जो बाहरी चीज़ों से मिलती है वो खुशी। बात समझ में आ रही है? हम आपने चारों तरफ आसपास डेवलपमेंट विकास के नाम पर जो कुछ भी कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि उससे हम इंसान को उस वहाँ पे जो लोकल में रह रहे हैं भाई जी, जहाँ पे यूरेनियम की माइनिंग होती है, हाँ, उस गांव का नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ क्या है, उस गांव में जाके देखना वहाँ पे कितना दिक्कत होता है। एक गांव है जहाँ हर तीसरे घर में एक विकलांग यानी डिसेबल्ड इंसान है, जहाँ कई औरतों के 6-7 बच्चे पेट में मर चुके हैं। जादूगोड़ा को तो इंडियाज बेस्ट केप्ट सीक्रेट भी बोला जाता था। यहाँ का जो भी बात है, आप इसको जितना दबा के रख सकते हो आप दबाओ। सबसे पहला जो हम लोगों ने देखा तो वहाँ पर ऐसे बच्चे दिखे जिनमें त्वचा के रोग 5 की जगह पे 6 उंगलियां हैं, 7 उंगलियां हैं। मेडिकल टर्म में इनको हम एक स्केलेटल डिफॉर्मिटीज कहते हैं। जिस गंदे पानी में लोग नहाते हैं, बर्तन धोते हैं, बच्चे खेलते हैं, उसी से जानलेवा बीमारियां हो रही हैं। गर्भपात होना, मरा हुआ बच्चा जन्म होना, विकलांग होना, ये क्यों हो रहा है? आखिर हमारा गुनाह क्या है? सिर्फ इसलिए कि हम आदिवासी हैं। हमारा झारखंड वो राज्य है जिसने इंडिया को सबसे पहले और सबसे ज्यादा यूरेनियम दिया है। लोग तो बताते हैं कि यहाँ न्यूक्लियर पावर है इंडिया। अजी जहाँ से न्यूक्लियर पावर, जहाँ से यूरेनियम माइनिंग हो रही है, वहाँ पर गाँव में जाके हालत देखो लोगों की। 18-18 साल के बच्चे इतने से हैं, वो सही से बोल भी नहीं पा रहे हैं, वो सही से देख भी नहीं पा रहे हैं, सही से हाथ भी नहीं ला पा रहे हैं, सही से चल भी नहीं पा रहे हैं। देखो पढ़ो, माइनिंग में तो हो गया भाई, न्यूक्लियर पावर तो मिल गई भारत जी को, लेकिन उससे वहाँ पे असर क्या हो रहा है, वहाँ के लिए सरकार क्या कर रही है, उनके लिए सरकार क्या कर रही है जहाँ से वो माइनिंग हो रही है। समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ? बाहरी विकास तो हो जाएगा, लेकिन उसका असर हमारे पर कितना पड़ रहा है, हमारे अंदर कितनी चेतना, हमारी चेतना पर कितना फर्क पड़ रहा है उस चीज़ का। असतो माँ सद्गमय, मृत्यो माँ अमृतम गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।